के लिए तैयार रहते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं रामदास और आज फिर एक बार हमारे साथ हैं दयानंद पांडे सर। गुरुजी स्वागत है। नमस्कार। गुरुजी 2 दिन व्यस्त थे अपने निजी कामों में, तो गुरुजी से नहीं हो पाई बातचीत। गुरुजी हमने डिसाइड तो ये किया था कि आज हम मुख्तार अंसारी पे बात करेंगे, पर बहुत सारे दर्शकों की एक डिमांड आई है। आपकी जी, एक बहुत चर्चित पुस्तक है अपने अपने युद्ध। हालांकि उपन्यास है। गुरुजी ने 75 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं, लिखी हैं, पर जी, इस पुस्तक की बड़ी चर्चा है और जी, इसमें आपने अपना संघर्ष लिखा है जो शायद आपका जुडिशरी से हुआ था, जी, 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 इफ आई एम करेक्ट। और आपने एकदम सच्ची घटनाओं पे आधारित ये अपने अनुभव लिखे हैं। जरा इसके जी। बारे में कुछ बताइए। और जुडिशरी से कैसे जो है आपका मतलब क्या, कैसे सिंह फंस गए और कैसे मैंने सुना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आपके खिलाफ चल पड़ा था। क्या था पूरा, और जुडिशरी का कच्चा चिट्ठा खोलिए जरा आज इसमें। जी क्या है कि मैं तब स्वतंत्र भारत अखबार में था। एक संपादक नए नए आए, उनसे मेरी पहले दोस्ती थी। रिपोर्टर थे वो भी, मैं भी रिपोर्टर था। अब वो जब नए नए अच्छा हुआ, ये था कि वो बीर बहादुर सिंह के बड़े प्रिय थे और उन्होंने उनको 36 लाख रुपए सूचना विभाग से एडवांस दिलवा कर संपादक बनवाया था। स्वतंत्र भारत को विज्ञापन के तौर पे 36 लाख रुपए उस वक्त बहुत होता था। तो अच्छा, उसके पहले भी एक वीरेंद्र सिंह संपादक थे। वो मुझे दिल्ली जनसत्ता से ले आए थे लखनऊ स्वतंत्र भारत से। जब उनकी विदाई हुई और थोड़ी अशोभनीय ढंग से हुई तो मैंने उनका साथ दिया। तो मैनेजमेंट थोड़ा नाराज हुआ कि एक निकाले गए आदमी के साथ कोई कैसे खड़ा हो सकता है, और मैं खड़ा हुआ और छाती ठोक कर खड़ा हुआ। तो मैनेजमेंट की नज़र में मैं चुप गया। उसके बाद जो संपादक बनाए गए थोड़ा ढुलमुल टाइप के थे, उनके पास अकल वकल नहीं थी। वो अपने को कवि भी मानते थे, पत्रकार भी मानते थे। न कायदे के कवि थे, न पत्रकार थे, भड़ुआ थे, दलाली करते थे। और वो भी बहुत सीमित दायरे की, मतलब कहीं राशन दुकान से राशन ले लिया, कहीं मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर वो समझौते करते रहते थे। खैर, तो वो बहुत हमको इधर उधर घुमाने की कोशिश करते थे और मैं घूमता नहीं था। और उनको कई बार एक आध बार नोटिस वोटिस दी खबरों की, गलत की, और हमको जितना खराब से खराब काम दे सकते थे देते थे, और मैं उसको करके रख देता था। ठीक। एक बार क्या हुआ कि मजा आएगा आपको सुन के कि मैं वहाँ ब्यूरो में था और उन्होंने हमको एक दिन कह दिया कि कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है उसको कवर कीजिए। तो हमने कहा ये स्टिंगर वाला काम हमको क्यों आप दे रहे हैं? बोले नहीं, आप अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा लिखते हैं। हमने कहा ठीक। अच्छा, मैं जहाँ गोमती नदी है वहाँ उससे, उस वक्त मैं आलमबाग क्षेत्र में रहता था, तो गोमती नदी थोड़ी दूर पड़ती थी और सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के आना कठिन काम था। तो हमने चर्चा की दफ्तर में, तो उन्होंने कहा अरे कोई जाता होता नहीं, आप चुपचाप आइए, खबर लिखिए, एक पारंपरिक सी कोई बात नहीं। तो फोटोग्राफर जो था उसने हमसे कहा कि घबराइए नहीं, आप जाइए, आराम से सोइए, हम फोटो खींच के दे देंगे, आप एक खबर बना दीजिए। हमने कहा ठीक है, एक पारंपरिक खबर होती है स्नान की, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमने खबर लिखने के पहले काम ये किया कि पुलिस कंट्रोल रूम से पता कर लिया कि कोई डूबा हुआ तो नहीं, कहीं कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और फिर एक पारंपरिक सी खबर हमने बना के दे दी, छप गई। अब दूसरे दिन क्या था, एक अमृत प्रभात अखबार था, उसने हेडिंग लगाई कि 3 लोग डूबे, पूर्णिमा स्नान, कार्तिक पूर्णिमा स्नान में 3 लोग डूबे, डूब कर मरे, कुछ इस तरह। अब एक और सहयोगी थे, वो खार खाए थे, तो उन्होंने तुरंत जो कार्यकारी संपादक थे उनको बताया भाई हमारे यहाँ तो डूबा ही नहीं कोई, और देखिए फला अखबार में डूब गया है। अब हमको एक नोटिस जारी हुई। अब वो उस नोटिस में हमने खबर फिर कंट्रोल रूम में पूछा, एसपी से पूछा, सबने कहा नहीं नहीं, कोई कहीं नहीं डूबा हुआ है। तो फिर हमने अखबार में देखा, सारे अखबार जो शहर के थे, तो देखा अमृत प्रभात अखबार में कानपुर में 3 लोग डूब के मर गए थे। तो हमने फिर एक नोटिस का जवाब दिया कि कृपया बताएं कि कहाँ डूबा, कौन सूत्र है। अब घबराहट में गई पूरे मैनेजमेंट में, कह रही तो गड़बड़ हो गया। तो
फिर हमको जो कार्यकारी संपादक थे वो बुलाया उन्होंने, अब पूछा कि आपको कोई नोटिस वोटिस मिली? हमने कहा आप ही की दस्तखत से मिली, आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे आपको कोई जानकारी ही नहीं है। बोले नहीं नहीं, जरा देखे वो लगता है हड़बड़ी में दस्तखत हो गई है। हमने कहा नहीं नहीं, हमने जवाब आपको दे दिया है, रिसीव करा दी, कब मिल गया है? तो हमने कहा कहाँ से आपको ये सब मूर्खता भरी सूचनाएं मिलती रहती हैं? कहे जरा नोटिस देखें जरा जो आपको भेजी है। हमने दे दिया, हमने कह लीजिए। और बच्चों की तरह उन्होंने बंदरों की तरह बिल्कुल जल्दी जल्दी फाड़ा, कहा जाइए। तो हो गया, हमको आप नोटिस देंगे? खैर बात बढ़ती गई, वो गए, दूसरे संपादक आए, वही फिर वो मैनेजमेंट उनको लगातार निशाने पर लिए रहा। और अंततः उन दिनों चुनाव था 1991 में लोकसभा का, मुझे कानपुर ट्रांसफर किया ये कह के कि चुनाव विश्लेषण वहां लिखना। पहले कहा गया नहीं आपके खिलाफ बड़ी शिकायतें, आप इस्तीफा दें। हमने कहा कुछ नहीं, फिर वह भेजा गया हमको कानपुर। तो 3 महीने के लिए भेजा गया था, हुआ कि आपका काम भी देखा जाएगा और ये वो। हमने बहुत समझाया कि टेलप्रिंटर से कहने, टेलप्रिंटर बहुत खराब हो जाता है कई बार। अच्छा, उन दोनों फैक्स और टेलप्रिंटर 2 ही चीजें थी, और वो भी सही सलामत नहीं थी, तब ये इंटरनेट वगैरह था नहीं। फिर हुआ कि राजीव गांधी की उसी बीच हत्या हो गई, तो चुनाव भी टल गए, तो 2 महीने फिर हमें एक्सटेंड कर दिया गया। और अंततः अच्छा, मैं किसी दिन कानपुर रुका नहीं, रोज लखनऊ से आता था जाता था। अच्छा, वहाँ जो रेजिडेंट एडिटर थे वो भी जनसत्ता में हमारे साथ काम कर चुके थे, तो उन्होंने कहा पांडे जी आप जब चाहिए आई जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी वैसी बात नहीं, और मैनेजमेंट चाहता था हम क्या कर लें। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने सहयोगी भाव बनाए रखा। बाद में हमको 5 महीने बाद बुला के बताया गया कि साहब आप तो रोज लेट जाते थे, जल्दी भाग आते थे, आपके खिलाफ इस्तीफा दे दिए या फिर आपको टर्मिनेट किया जाएगा। तो फिर हमने कहा थोड़ा समय दीजिए, फिर हमने अपने से बातचीत की, उन्होंने कहा टर्मिनेशन दी, तो हमने कहा दे दिया आप टर्मिनेशन, हम इस्तीफा नहीं देंगे, लड़ेंगे। तो टर्मिनेट हो गए। फिर हम हाईकोर्ट चले गए। अच्छा, उन्हीं दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पत्रकार से शरद प्रधान, उनको भी मैनेजमेंट बहुत परेशान कर रहा था, और वो स्टे लेके आए थे मैनेजमेंट के खिलाफ परमिशन पे। तो ये शरद प्रधान वही है क्या जो ऐसी मूछ रखते हैं आजकल सत्यहिंदी.com पे? वही 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 शरद, अच्छा जी। तो उनको भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाल दिया था, तो टर्मिनेट करने के बाद तो वो भी गए थे हाईकोर्ट से, स्टे ले आए थे। तो उसी बेस में जाके मैं भी स्टे ले आया। अब स्टे हमारा मानने को मैनेजमेंट तैयार नहीं था, तो मैंने फाइनल मैनेजमेंट के खिलाफ भी न सिर्फ कार्रवाई की, बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके खिलाफ किया। और जो उसके सीईओ थे मिस्टर संजीव कुमार, वो थोड़ा सा ज़्यादा अपने को ह्यूमन मैनेजमेंट का मैनेजर मानते थे, उनके नाम हमने कंटेम्प्ट करवाया। और पुलिस को भेज के, इंटेंशनली पुलिस में हमारे संबंध उस वक्त ठीक ठाक से, मैं रिपोर्टर रहा था, तो जो सब इंस्पेक्टर गया तो उसने कहलाया उन्होंने कि नहीं नहीं आप ऑफिस में रिसीव किया। उसने कहा नहीं साहब ये पर्सनल नाम से और कंटेम्प्ट का है। तो हमने उसको बताया था कि ठीक से थोड़ा उनकी तबीयत ठीक भी करना। तो उसने जितना पुलिसिया तब वो सभ्यता के साथ पुलिसिया कार्रवाई जो करनी थी पूरे, और उनको पूरे दफ्तर के सामने ह्यूमिलेट किया। अब उन्होंने उसको दिल पर ले लिया। अब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलने लगा। फिर जितना वो इधर उधर कर सकते थे, मैनेजमेंट होता, मैनेजमेंट के पास सारी सुविधाएं होती, मैं तो अकेला था और पैसे भी नहीं थे वकील को देने के लिए, और मैनेजमेंट के पास तो पैसे ही पैसे होते। और मैंने लोगों को समझाया कि अच्छा, वहाँ मैं यूनियन की एग्जीक्यूटिव बॉडी में मेंबर भी था, सबको मैंने समझाया कि देखो मैं ट्रायल केस हूँ। और अच्छा, हुआ क्या था कि थापर ने जयपुरिया से अखबार खरीदा था, तो थापर मैनेजमेंट नहीं चाहता, तो हमने कहा देखो ये थापर मैनेजमेंट आया, सबको निकालेगा, और मैं एक ट्रायल केस हूँ, अगर नहीं साथ दोगे तो तुम सब मारे जाओगे। आखिर वही हुआ। अब सब लोग दबने लगे, भगने लगे। जिन लोगों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी वही लोग मुझसे मिलने में शर्माने लगे, हमको देखते ही भाग जाते थे। खैर, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब उनको रिसीव कराया गया, सब इंस्पेक्टर ने जाके उनको बिल्कुल डपटते हुए रिसीव कराया। उन्होंने कहा हमारे ऑफिस में, उनका नहीं आपको रिसीव करना। तो उन्होंने दिल पे ले लिया, फिर चलता रहा। और अंत में फिर थापर के यहाँ भी एक प्रॉब्लम आई कि एक संपादक थे, उन्होंने दलाली की। थापर की एक सिख यूनिट थी उन्नाव में, वहां से वो कानपुर की देसी शराब की सप्लाई करते रहते थे। ये बात जेपी ग्रुप जो है, उन्होंने जेपी ग्रुप नया नया उठ रहा था, जेपी इंडस्ट्रीज करके था, उसने इसको पॉइंट आउट किया। होता क्या था, थापर ग्रुप जो था वो बल्लारपुर से ले आता था शराब, और यहाँ उन्नाव में तो उनकी सिख यूनिट थी और यहाँ से सप्लाई करते थे।
उसके पहले क्या हुआ था, मुलायम सिंह यादव उन दोनों चीफ मिनिस्टर थे और अपने जन्मदिन पर उन्होंने खल्ला बोल रैली की थी। तो जो संपादक थे घनश्याम पंकज उस वक्त थापर ग्रुप में, तो उन्होंने थापर से कहा कि पहले उन्होंने मुलायम से बात की कि आप कहिए तो आपके जन्मदिन पर एक बढ़िया विशेषांक छापते हैं। अब मैं सिर्फ सोचिए अपने अपने पे बात कर रहा हूँ, लेकिन और माहौल पहले बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा 1 लाख अखबार आपके रैली में मैं बंटवा देता हूँ। अब होता यही है कि रैली लोग भले कहते हैं 10 लाख 20 लाख ये वो, 25-50 हजार से अधिक लोग आते नहीं किसी रैली में। लखनऊ में ऐसी कोई जगह तब नहीं थी कि जहां लोग 20-25 हजार लोग भी इकट्ठे हों। फिर भी उन्होंने कहा कि 1 लाख अखबार हम बंटवा देते हैं, आप एक बढ़िया विशेषांक निकाल देते हैं, आप उसको खरीदवा लीजिए या सूचना विभाग से खरीदवा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप सप्लीमेंट निकालिए 1 लाख रुपए, 1 लाख अखबार के पैसे, उन्होंने 3 रुपए का अखबार होता तो उनका अच्छा 3 रुपए का अखबार में कमीशन वमीशन होता है। मुलायम सिंह ने 3 लाख रुपए उनको दे दिए कैश, क्या छापी और बंटवाई। बहुत बढ़िया मुलायम सिंह यादव की पर विशेषांक छापा उन्होंने। जैसे है ना कि मुलायम सिंह की खांसी भी, बुखार भी, जुकाम भी, तो हर चीज के पर उन्होंने एक बढ़िया सप्लीमेंट निकाला और पढ़ने लायक था। उसमें एक सौंदर्य बोध भी था, सिर्फ चमचाई नहीं थी, चमचाई तो थी ही लेकिन मतलब सिर्फ चमचाई नहीं थी, भाषा वाषा भी अच्छी थी, अच्छे अच्छे लोगों से लिखवाया था उन्होंने। और फिर इधर थापर से उन्होंने कहा कि भाई होने वाला ये प्राइम मिनिस्टर है और आप अभी चीफ मिनिस्टर है ही है, 1 लाख अखबार जो है फ्री में बंटवा देते। थापर ने कहा बंटवा दी। मुलायम से उस वक्त 3 लाख रुपए ले लिए और उनसे फ्री करवा लिया और 1 लाख बंटवा दिया अखबार, बात खत्म हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब जेपी ग्रुप ने उसको पॉइंट आउट किया कि साहब उन्नाव में सिख यूनिट है और ये हमको दे दिया जाए, तो फिर उन दोनों मुलायम सिंह के सेक्रेटरी से पीएल पूनिया जो आजकल कांग्रेस में है, वो एक्चुअली मुलायम सिंह के सेक्रेटरी नहीं तो काशीराम के प्रतिनिधि थे, वो हरियाणा से आते हैं। तो काशीराम ने मुलायम पर नकेल रखने के लिए पीएल पूनिया को सेक्रेटरी बनवा दिया था। तो पीएल पूनिया से जेपी ने पूरा सौदा किया और पीएल पूनिया ने मुलायम सिंह को बताया, पैसे वाला सौदा था। उसी बीच कहीं से थापर को खबर लग गई, थापर को कि कहीं कहीं गड़बड़ है, और उन्होंने फिर घनश्याम पंकज जो संपादक थे उनको कहा भाई आप मुलायम सिंह आपके मित्र हैं और उनको कहिए हमारी ये प्रेस्टीज इशू का मसला और ये हमारी सप्लाई जैसी शराब की बंद नहीं होनी चाहिए कानपुर में। तो उनका ठीक है। तो एक जयप्रकाश शाही थे हमारे अच्छे मित्र थे, पड़ोसी भी थे, हम लोग गोरखपुर के ही। तो वो मुलायम सिंह यादव के मुंह लगे थे। पंकज जी ने जयप्रकाश शाही से कहा भाई इसी सी बात है, चेयरमैन का फोन आया था और ये काम होना है। मुलायम सिंह यादव उस दिन रायबरेली में एक पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। शाही टैक्सी लेकर रायबरेली पहुंचे और सीधे मंच पर पहुंच गए मुलायम सिंह के पास। मुलायम सिंह घबराए, उन्होंने कहा क्या ऐसी क्या जल्दी थी, मैं शाम को तो आ ही जाता लखनऊ। वो कहा नहीं जल्दी थी, ऐसी सी बात थी और कंपनी के प्रेस्टीज इशू का मसला, इसको देख लीजिए। तो मुलायम सिंह ने कहा डन। शाही ने वहां पीसीओ से फोन किया पंकज जी को कि डन। पंकज जी ने थापर को फोन कर दिया कि 25 लाख रुपए भेज दिए, काम हो जाएगा। शाम तक थापर ने 25 लाख रुपए भिजवा दिए। इनफैक्ट तब तक डील हो चुकी थी, वो पैसे वाली डील थी तो उसमें बहुत डिस्कशन होता नहीं है, पैसा दिया और दस्तखत किया, फाइल पे काम खत्म। हफ्ते भर बाद आदेश जारी हो गया। अब थापर का दिमाग खराब हो गया कि क्या है। उसने पंकज से कहा कि भाई आप अखबार अपना बंद कीजिए, मुझे अखबार नहीं निकालना। अब उसी बीच ये सारी चीजें हुई। अब वो अखबार स्वतंत्र भारत एक नंबर 1 अखबार था, उन दोनों 1.25 लाख रोज छपता था। अखबार अब डंप हो गया, फाइलों में चला गया, अंदर अखबार बिका। पंकज जी ने कहा बंद मत कीजिए, इसको बेच दीजिए, कोई और निकाल देगा। तो एक देसी उस पर भी हमने उस लड़ाई पर भी एक उपन्यास लिखा, हारमोनियम के 1000 टुकड़े। उसके पहले है अपने युद्ध। अब अपने युद्ध पे आते हैं तो अंदर बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गए। फिर मैं जब हाईकोर्ट से लड़ने लगा तो फिर वो लोग बार बार इधर उधर टाल मटोल करते थे, यहाँ तक कि बार बार वकील बदल देते थे। अगर जैसे मान लिया फिर हमने भी कंटेंट ऑफ कोर्ट किया, तो कंटेंट ऑफ कोर्ट जब हमने किया तो आते नहीं चलो। और जब जब एक इलाहाबाद से एक जस्टिस आया, जस्टिस फारूक बसु,
तो वो थोड़े सख्त थे और लगा कि वो जेल भेज देंगे। और एक दिन लगातार 3-4 दिन के वकील आते नहीं थे, कोई जूनियर आके कहता था वकील हमारे फला पार्ट में, ढका पार्ट में, और वो पेश नहीं होते थे और तारीख ले लेते थे। तो फारूक मसूद मंडे को आए थे, उन्होंने सोमवार मंगल लगातार, बुध को भी 3 दिन लगातार नहीं आए। तो पूछा उन्होंने उनके जूनियर से कि क्या आपके वकील बहुत बिजी रहते हैं? उन्होंने कहा हाँ साहब बिजी तो रहते हैं। तो कैसा फ्राइडे को मैं आज केस नंबर 1 लगा रहा हूँ, वकील साहब से कहिए कि आ जाएंगे, उस दिन व्यस्त न रहेंगे। एक दिन छोड़ के उन्होंने एक दिन का समय दिया, तो कहा शार्प 10:15 AM आ जाइए। अब जब साहब हमको सभी वकीलों ने, तमाम और मित्रों ने जो उस वक्त हाई कोर्ट के उस कोर्ट में थे, सबने बधाई दी कि अब तो काम हो गया ये वो। हमने अपने वकील से पूछा भी कि क्या बात है? उन्होंने कहा देखिए अभी होने दीजिए, फिर देखते हैं। अब फ्राइडे को जब 10:15 साहब पे आए तो फिर एक दूसरी वकील आ गई। उन्होंने कहा साहब फला पार्टी का केस हम देखेंगे और हमको उसको केस को समझने का समय दिया जाए। फिर तारीख लग गई। पारो बसु भी बंगाली थे, वो महिला वकील भी बंगाली थी, बड़ी सुंदर थी। हमने लिखा भी है उस उपन्यास में कि बुलबुल जैसी आवाज। एक्चुअली बुलबुल गोडियार उनका नाम है। अब नाम सीधे नहीं लिखा, हमने बुलबुल गोडियार लिखा है। तमाम जस्टिस के सरनेम लिख के पालक बसु को जस्टिस बसु करके लिखा है। और भी जितने जजेस उस मुकदमे में आते जाते रहे, सबको जस्टिस फलान सरनेम से, सबका नाम से लिखा है, उपन्यास में लिखा है। और उसके बाद अंततः पायनियर कंपनी लगभग तबाह हो गई। फिर हमारे पास कुछ लोग आए, मैनेजमेंट के लोग, समझौता कर लिया। हमारे वकील ने कहा समझौता मत कीजिए, हमने गलती की। तो उस वक्त वो 10 लाख रुपए दे रहे थे कि केस वापस लीजिए और अपना कंपनसेशन लीजिए, घर बैठिए। हमने कहा नहीं, वकील ने कहा नहीं लड़ेंगे, लड़ के जीतेंगे और ज्यादा देंगे ये वो। मैंने कहा ठीक। वो मेरी गलती थी, एक डूबती हुई कंपनी से जो पैसा मिल रहा था मुझे ले लेना चाहिए, तो नहीं किया। वकील ने भी थोड़ा उसका ठीक से समझा नहीं कि बिक जाएगी कंपनी, क्या क्या बिकने के पहले की बात है। बाद में बिक गई पायनियर लिमिटेड। चंदन मित्रा ने पायनियर अखबार खरीद लिया, एक श्रीवास्तव जी ने स्वतंत्र भारत खरीद लिया। वो अखबार दोनों डंप हो गए। खैर उपन्यास हमने अपने, ये बात बताऊं आपको, अपने विरुद्ध अगर मैं न लिखता तो शायद मैं आत्महत्या कर लेता। एक सेफ्टी वाल्व की तरह अपने मेरी जिंदगी में है। जितना मेरे दिल में गर्दो गुबार था, जो संघर्ष था, और कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। इस कोर्ट से उस कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक कि मानवाधिकार आयोग तक गया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति, सबको लिखा, सबके यहाँ सरकारी चिट्ठियां, कोई मदद नहीं करता था। हमारे साथी जो थे, हमारे पत्रकार साथी, वो साथ नहीं देते थे। यूनियन नहीं, यूनियन में मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर था, यूनियन ने भी साथ देना छोड़ दिया क्योंकि मैनेजमेंट से मिल गई हुई। तो किसी का लड़ना मैनेजमेंट से बहुत ही कठिन काम होता है, आप जान लीजिए, सारी सुविधाओं से संपन्न थे। तो मैंने फिर वो उपन्यास लिखा और अपनी संघर्षों पे लिखा, और उसमें मीडिया का तमाम, सिर्फ एक, हमने उसको एकल नहीं बनने दिया। फिर जो मीडिया में जो यातनाएं हैं, जो तमाम सारे छल छंद है, तमाम दलाली है, वो सबको हमने एक्सपोज किया। और जो सिस्टम फिर साथ में आता गया, और उसी सिस्टम में फिर हाईकोर्ट भी आया। और मुझे लगा कि हाईकोर्ट ने मेरे साथ नाइंसाफी की, और मैंने नाम ले लेके लिखा। और किसी जज की और किसी वकील की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे बात करें, किसी ने नहीं बात की। और अंततः जो बुलबुल गोडियार है, उन्होंने आजकल जो विश्व हिंदू परिषद के वकील है ना, हरिशंकर जैन, तब चर्चा पुर्जा वकील नहीं थे, अब ये संघर्ष कर रहे थे, इनको वकील बना के किसी और को खड़ा करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करवाया मेरे खिलाफ। अच्छा, मैं तब तक सहारा में आ गया था, तो राष्ट्रीय सहारा में, तो वहाँ उन्होंने बुलबुल गोडियार की बहन और बुलबुल खुद सहारा के पैनल में थी बतौर एडवोकेट। उन्होंने वहाँ मैनेजमेंट पे भी दबाव डलवाया, कैसा है वैसा। फिर मैनेजमेंट ने हमको बताया, हमने कहा कुछ नहीं, कंटेम्प्ट तो कुछ होता नहीं, मैं जब कुछ होगा तो बता दीजिएगा, या कहिए आज ही इस्तीफा दे दो। नहीं, मैं उनके लिए चूंकि एक्सरसाइज करने के काम करते रहिए आप, ठीक। खैर बात खत्म हो गई। अब हमने बुलबुल को, हमारे वकील से उन्होंने कहा कि देख लीजिए, वो बहुत गड़बड़ सड़बड़ उन्होंने लिख दिया। हमने कहा उनका आवाज, उनका नाम तो लिखा नहीं, बुलबुल से आवाज लिखा सिर्फ। और जो उन्होंने काम किया है, वो फैसलों के लिए, केसेस के लिए हम इस तरह कर लेती थी वो महिला, किसी से भी। और मैं बताऊं कि उनका जो चरित्र चित्रण हमने किया, काफी रसूख वाली महिला है। और 3 बार उनके लिए जस्टिस के लिए नॉमिनेशन गया सरकार से, यूपी गवर्नमेंट ने भेजा, तो 3 बार रिजेक्ट हुआ कि जो इनका नाम जाता था राष्ट्रपति के पास,
तो उनके जो शुभचिंतक थे अपने विरुद्ध की फोटोकॉपी करा के वहां भेज देते थे और वो रह जाती थी उसी, फंस गई बार बार। तो हमने उनसे कहलाया वकील से, हमने कहा देखिए कह ये महिला है और अभी सिर्फ एक जगह जिक्र किया है, ज्यादा दिक्कत करेंगे तो उनको लेके मैं एक उपन्यास दूं, तो इतनी कथाएं मेरे पास उनकी हैं। तुरंत उन्होंने केस को ढीला कराया। उसी भी जो वकील थे हमारे खिलाफ, उनके साथ भी एक हादसा हो गया। उन दिनों मैं नवभारत टाइम्स में था। हुआ है कि उन दिनों जैसे आजकल तमाम है ना कि फेसबुक पे या तमाम व्हाट्सएप पे लड़कियां तमाम लोगों को फंसाती हैं और न्यूड वीडियो दिखा के उनका फिर न्यूड वीडियो बनाती हैं और फिर ब्लैकमेल करती हैं। तो उन दिनों एक और धंधा चला था कि मित्र बनाइए, अखबारों में विज्ञापन छपता था। तो जो वकील साहब थे हमारे खिलाफ, उन्होंने भी मित्र बनाने के लिए अपना फॉर्म भरा था। अलीगंज में एक दफ्तर था उसका, और वो मित्र बनने थे लड़कियों से दोस्ती वोस्ती करने के चक्कर में। तो वहाँ पुलिस ने जब छापा डाला तो जो हमारे फोटोग्राफर थे टाइम्स ऑफ इंडिया को गए थे, मतलब इरादतन नहीं, वो तो जानते ही नहीं थे हमारे उनके बीच क्या चल रहा। वही फॉर्म उनका सामने आ गया, उसने फोटो खींच लिया और वही टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पेज पे छपे। वो बिल्कुल घबरा गए, भाग क्या है हमारे पास, कहने लगे गुरुजी गलती हो गई, ये है वो है। हमने कहा फिर केस वापस लीजिए, काहे दौड़ रहा है, काहे हमको परेशान किए हुए। बोले अब कंटेंट का केस है और क्रिमिनल कंटेंट है और हम उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, वापस तो नहीं ले सकते, हम केस को ठीक से देखेंगे नहीं और आपके पक्ष में खड़े रहेंगे। हमने कहा हमारे खिलाफ कह नहीं ना, हम बार बार इधर उधर करेंगे। तो अब आगे कुछ नहीं छपना चाहिए, वो तो गैर इरादतन छपा था, मैंने कुछ उसमें किया ही नहीं था। बहुत बदनामी उनकी हुई और फिर कुछ दिन तक वो अंडरग्राउंड हो गए। और जुडिशरी में भी उनके तमाम किस्से थे। एक महिला वकील थी, वो उनकी जूनियर थी, वो भी हम मिस्त्री कर करके जजों से फैसले करवाती रहती थी। बाद में एक जज तो इतने उन पर आशिक हुए, उनको जज बनवा दिया सिविल कोर्ट में। ये स्थिति थी। अब मतलब बिल्कुल सारी नियम कानून आगे रखे, बाद में फिर वो उनको फिर वापस होना पड़ा, बात दूसरी। ये मतलब सर, मतलब महिला वकील हम बिस्तरी करके अपने पक्ष में फैसले ले रही हैं और जज बन हाँ जा हाँ रहे हैं। हाँ, अरे ये अब आज भी होता है। आपको मैं अभी कुछ और किस्से बताता हूँ, आज 1 घंटे बजाय 2 घंटा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, तो जी क्या हुआ कि वो योगिता चंद्रा नाम, मैं नाम ले ले रहा हूँ वकील का, उनको उन्होंने जज, मतलब सिविल कोर्ट में जज बनवा दिया आउट ऑफ वे, एक जस्टिस साहब जो थे। खैर उनको बाद में फिर गलत ढंग से किया था, तो कुछ साल बाद उनको फिर हटना भी पड़ा। योगिता चंद्रा जो चाहती थी वो सिर्फ जाके खड़ी हो जाती थी बस। वकील जहाँ बहस जिना कोई और वकील करता था, इनका सिर्फ पावर फाइल होता था बस, और कुछ नहीं करती थी, और उनके पक्ष में फैसला हो जाता। उस वक्त मतलब लाखों लाखों की फीस ले लेती थी सिर्फ योगिता चंद्रा पावर में फाइल करने के लिए वकालतनामे, बस, और कुछ नहीं करना होता। ऐसे महिला वकीलों की एक फौज थी। अच्छा कुछ वकील जो बड़े बड़े थे, उन्होंने भी कुछ सुंदर लड़कियों को अपने यहाँ जूनियर बना लिया था इन्हीं काम सब कामों के लिए। वो चैम्बर में जाके जजों के साथ बैठती थी, हंसी मजाक करती थी, मूली खाती थी और अमृतसरी कर। अच्छा जजों के पास, सबके पास चैम्बर होता, वहाँ रेस्ट रूम होता, सब कुछ होता, कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं, दरवाजा बंद, बाहर अर्दली खड़ा। तो तमाम सारी कहानियां हैं, वो सब हमने संकेतों में लिखा। तो जो हम कंटेम्प्ट किए हुए थे पायनियर के खिलाफ, वो हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट हो गया। अब बार बार लोग डराए कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, जेल तो जाना ही पड़ेगा, लिख तो सबका नाम दिया। अच्छा उस बीच क्या हुआ कि उस जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ तो देश भर के अखबारों में, सभी भाषाओं के अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी जो भी, उर्दू हिंदी तमिल सब, मराठी, सब में छपी खबर। तो तहलका मच गया, तो उस उपन्यास की डिमांड बहुत बढ़ गई। और प्रकाशक ऑलरेडी डरा हुआ था कि कहीं छापा ना पड़ जाए। हमने उसको समझाया कि ऐसे केसेस में छापे नहीं पड़ते वो अदालत से जो होगा, जब होगा तब होगा। खैर तो इतनी किताब वहां लोग वीपी से मंगाने लगे। अब कौन दिल्ली जाए। अच्छा उन दोनों अमेजन नहीं था, अमेजन फ्लिपकार्ट कुछ था नहीं, ऑनलाइन किताबें नहीं मिलती थी। ये सन 2001 की बात है। तो अंत में फिर अच्छा उन दोनों सब, उस वक्त भी लोग हमको डराने लगे, करे अब तो ये हो जाएगा, और आप ऐसे संस्थान में जरा सा कुछ एक आदेश हुआ, आप टॉयलेट पुलिस निकल जाएगी, आप ये है वो है, और जेल तो जा। उन्हीं दिनों इत्तेफाक से, अच्छा अभी वो उस पर बाद में आते हैं। अब हुआ कि जब कंटेम्प्ट का केस हुआ तो कोई वकील, एक सतीश मिश्रा है जो आजकल बसपा के नेता, बड़े वकील माने, उनके पास भी मैं गया। और भी जो बड़े बड़े वकील थे, छोटे वकील तो कहते साहब हमारे बस का एक केस है नहीं। तो बड़े बड़े वकीलों के पास गया मैं।
सबने हाथ जोड़ लिया कि ये केस हम नहीं देख पाएंगे। उनका सारे जजों को आपने वहाँ ऐसी तैसी कर रखी है, गालियाँ दे रखी हैं। हमने हाईकोर्ट को भी उसमें गाली लिखी थी। इतना दिल जल गया था कि सही केस होने के बाद भी आप कर नहीं पा रहे। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपके घर में एक चपरासी है, आप उसको 10 बार गलत आदेश देते, कहते हैं पानी लाओ, फिर 10 मिनट बाद कहते हैं फिर पानी लाओ, चाय लाओ, तो क्या वो मना कर देगा? हम नहीं लाएंगे साहब, आप 10 बार पानी क्यों पी रहे हैं या चाय क्यों पी रहे हैं? तो अगर अच्छा 4 बार मना करें तो आप उसको रखेंगे, निकाल देंगे? तो एक कानून है कि साहब हमने एक ऑर्डर जारी किया और वो उसका कंप्लायंस नहीं हुआ तो कंटेम्प्ट होता है, सीधी सीधी बात। मैं यही बात कह रहा था कोर्ट से, यही तमाम लोगों से, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब उस पर 2-2, 3-3 साल तक आप सुनवाई करेंगे साहब, आप बताइए कैसे आपने कंटेम्प्ट नहीं किया? और वो तारीखें लेते रहे। तो हमें लगा कि क्या हो रहा है। हमने बार बार कोर्ट से लिखित दिया, यहाँ तक कि मैं बताऊं आपको, आतुदाह तक की हमने धमकी दी पायनियर ऑफिस के सामने। पुलिस आए, उठे, हम ही को उठाए लगे कि आप क्या कर रहे हैं ये। अच्छा, सारे अफसर हमारे पुलिस वाले सब परिचित थे, उनका क्या कर रहा है, ले जाकर बैठा दिया उनका, नहीं यार ये सब मत। हमने कहा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, इतना कायर आदमी नहीं हूँ। हमने सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए कहा कि मैं आत्मदाह कर रहा हूँ, इस लड़ाई का हिस्सा है। उनका नहीं कानून और जुर्म है ये। खैर, ये सब कोई डीएलसी क्या गया साहब, हाईकोर्ट का ऑर्डर, हमें सैलरी हमारी दिलाई जाए, ये है वो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? खैर, कोई संवैधानिक संस्था, आपकी आवाज नहीं मिली, कोई संवैधानिक संस्था सुनने को तैयार नहीं थी, कोई कानून सुनने को तैयार नहीं था, कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। इवन मुलायम सिंह यादव दोनों मुख्यमंत्री थे, हमको अच्छी तरह जानते थे। मैं जा जाके मिलता तो कहते थे मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। अंत में पीएल पूनिया ने हमसे कहा कि एक बार बुलाए, बोले पांडे जी देखिए, मुख्यमंत्री जी आपसे साफ साफ कुछ कह नहीं पा रहे, बहुत स्पष्ट एक बात बताइए। उनका देखिए, थापर से वो कह तो सकते हैं, कहना भी चाहिए उनको, और वो हमसे कहते भी बात कराओ, लेकिन मैं आपको बता दूं एक्चुअल सिचुएशन क्या है। पीएल पूनिया ने बहुत सही बताया हमको। उन्होंने कहा देखिए, पहले इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे तो कहते थे मुझे चीफ मिनिस्टर से मिलना है, और चीफ मिनिस्टर को समय होता था तो मिलते थे, नहीं मिलते थे। अब इंडस्ट्रियलिस्ट से चीफ मिनिस्टर फोन करता है कि साहब हमें मिलना है आपसे, तो उनका गेट उन्हीं के पास है, ये किस हैसियत से कह पाएंगे कि साहब ये कर दिया जाए। और वो ये जो शराब वाला मामला था वो तो अलग था, तो उसमें अच्छा, उसमें फिर मैं बताना भूल गया। फिर उसके बाद हुआ कि जब थापर ने कह दिया कि अखबार बेची हुई, तो फिर उसके पहले फिर बाद में उसने मुलायम सिंह को फोन किया। मुलायम सिंह को उसने कहा भैया बताइए, आपके जन्मदिन पर हमने 1 लाख अखबार भी मुफ्त में बंटवा दिया, 25 लाख रुपए भी भेज दिए, और फिर भी आप हमारा इस तरह से काम कर रहे हैं। तो मुलायम सिंह ने कहा कैसे 3 लाख रुपए, वो तो हमने कैश दिए थे, कहाँ फ्री अखबार बंटवाया, हमने कैश दिया था आपके संपादक को। और कौन से 25 लाख रुपए किसको दिया? जाहिर है संपादक जी ने खुद ही रख लिया था सब कुछ, बताया भी नहीं। तो मुलायम सिंह अलग उस पर थापर पर डपट पड़े, थापर मुलायम सिंह पर। अच्छा, उसके बाद बात खत्म हो गई, फिर उनका अखबार भेज डाली, ये सब हो गया। बाद में फिर पैचिंग के लिए हुआ कि शाही जी फिर बीच में पड़े, और अंत में हुआ कि प्रेस्टीज हुआ कि वो ऑर्डर तो निकल गया, इतनी जल्दी वो कैश नहीं हो सकता। अब सोचिए, कानपुर की देसी शराब की सप्लाई जेपी ग्रुप को चली गई, और उन्नाव से लेकर बलिया तक थापर ग्रुप को देसी शराब की सप्लाई दे दी गई। लेकिन अकेले कानपुर शहर में जितनी देसी शराब की सप्लाई है, उन्नाव से लेकर बलिया तक वो सप्लाई नहीं है। सोचिए, थापर को बहुत घाटा हो गया। और एक प्रेस्टीज इशू होता ना कि जेपी ग्रुप जैसा छोटा ग्रुप था, आज भी दिवालिया है, तो थापर को चुनौती देके। अच्छा, थापर के साथ क्या था, थापर का एक किस्सा और बता दूं आपको। थापर एक समय राजीव गांधी के बहुत करीबी थे, इंदिरा गांधी के भी करीबी थे। थापर बहुत बड़े मतलब इंडस्ट्रीज है, 5वें नंबर, उस वक्त तो 5वें नंबर हिंदुस्तान में 5वें नंबर पर उनका स्थान होता था। बहुत बड़ी शिप कंपनी उनकी, पेपर कंपनी, डिस्टिलरी, तमाम सारे शिप का बिजनेस उनका सबसे बड़ा है, कागज का सबसे बड़ा अभी आज भी है। तो एक बार क्या हुआ कि बीपी सिंह, जब उनका राजीव गांधी से जब टसल उनका शुरू हुआ, तो बीपी सिंह दोनों फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये भी मसला जुडिशरी जुड़ा, वही बता दे रहा हूँ आपको। तो बीपी सिंह ने एक बार फेरा एक्ट के तहत थापर के यहाँ सुबह सुबह छापा डलवाया, थापर हाउस जो दिल्ली में, वहां छापा डाल दिया, और थापर को अरेस्ट कर लिया, सुबह 9 बजे अरेस्ट कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट में थापर के लोग चले गए, तब उनकी जमानत मिल जाए। अच्छा, बीपी सिंह और राजीव गांधी का झगड़ा चल रहा है तो सब लोग नहीं जानते थे, तो पब्लिक डोमेन में झगड़ा नहीं था। अच्छा, बीपी सिंह की छवि एक ईमानदार वित्त मंत्री की थी,
तो कोई जस्टिस ये हुआ कि थापर ने तिजोरी खोल दी थी कि कोई जितना पैसा भी ले ले और हमें जमानत दे दे। कोई तैयार नहीं हुआ, सबने हाथ खड़े कर दिए, नहीं साहब बीपी सिंह बड़ा ईमानदार आदमी और रगड़ देगा हम लोगों को। संयोग देखिए, उसी दिन एक दूसरे बीपी सिंह थे, जस्टिस बीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में, वो उसी दिन रिटायर हुए और 12 बजे दिन में रिटायर हो गए। किसी ने उनको सलाह दी कि बीपी सिंह के पास जाइए, शायद बैक टाइम में, लोग बैक डेट करते हैं, उन्होंने कहा बैक टाइम में शायद वो जमानत दे दे। बीपी सिंह के पास लोग गए, उन्होंने मनमाफिक पैसा मांगा और जाहिर है लाखों में नहीं करोड़ों में गए बात की। उस वक्त करोड़ों में बात की, 90s की बात। तो पैसे की दिक्कत तो थी नहीं, थापर को तुरंत पैसा दिया। उन्होंने कहा भाई हम ऑर्डर जमानत दे देंगे, बस बाकी मशीनरी सुप्रीम कोर्ट की आपको संभालनी होगी और उनको प्लीज करना होगा। और प्लीज करना इसलिए था कि जैसे 12 बजे जब वो, अगर अच्छा 9 बजे के से 12 बजे ये रिटायर थे, तो जाहिर है 10 से 12 के बीच ही, 12 के पहले ही 11 साढ़े 11 तक उनको जमानत दे देनी थी। तो उसी टाइम में एप्लीकेशन मूव होना था, उसी टाइम में सारा ऑफिस जो रजिस्ट्री उस्ट्री दुनिया भर का क्या होता है सब सारी चीजें संभालनी थी। थापर के पास पैसे की कमी थी नहीं, और अल्टीमेटली थापर को जमानत उस दिन मिल गई, उसी दिन मिल गई बैक टाइम में। जो कहते हैं उन्होंने बैक डेट, उन्होंने बैक टाइम में दिया और जमानत उन्होंने दे दी। लेकिन सब कुछ होते हवाते, अच्छा उनको थाने में तब तक थापर को रखा गया, युवा की अभी जेल न भेजा जाए। थापर की मशीनरी जो भी उनके कर्मचारी थे, मैनेजर थे, वकील थे, युवा की को जेल न भेजा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट या कहीं भी एक प्रोसेस का टाइम होता है, कागज जो जमा करने निकालने का। बैक टाइम में तो सबने कर दिया, लेकिन जमानत का पेपर निकलने में भी टाइम लगा उसको। अच्छा अब तो आजकल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी ऑनलाइन है, तब कुछ ऑनलाइन तो था नहीं। ऑनलाइन होता तो कोई कुछ नहीं कर पाता। ऑनलाइन होने से जानिए बहुत सारे मतलब फायदे हुए, बेईमानों की तो ऐसी तैसी हो गई है, फिर भी बेईमानी लोग कर ही लेते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन होता तो टाइम तो बैक टाइम नहीं हो सकता था। खैर, अब वो 4 जब बज गया तो थाने वालों ने कहा अब तो हमको ले जाना पड़ेगा। युवा कि चलो ले चलो, धीरे धीरे गाड़ी ले जाना। जमानत हो गई, ये बता दिया गया था थाने को कि जमानत हो गई, तो उनका बोला पेपर नहीं है तो हम उसको नहीं मानते, पेपर जब तक नहीं आ गया। युवा चलो गाड़ी धीरे धीरे ले जाना। तो गाड़ी धीरे धीरे तिहाड़ की ओर जाने लगी और इन लोग जल्दी से कागज, तिहाड़ में एक बार एक दिन अगर घुस जाते हो तो फिर रात भर तो रहना ही पड़ता। फिर उसके बाद छूटते, जब जमानत प्रोसेस जेल का अलग है, तो फिर गाड़ी धीरे धीरे जाने लगी। अंत में तिहाड़ के सामने गाड़ी थोड़ी देर रुक गई। अंत में जाकर वहां लोगों ने जमानत के पेपर दिए, फिर वापस थाने आए लोग और जमानत पेपर लेके थापर साहब छूट गए। तो थापर इन सब मामलों में फिर उसके वो दूध के नहीं, वो दही के जले हुए थे तो दूध भी से कहा जाते, तो इन सब मामलों में पड़े नहीं और निकल गए। खैर, अब आता हूं मैं अपने कंटेंट पर। तो कोई वकील जब तैयार नहीं हुआ, और जो हमारे तमाम सारे हाईकोर्ट में मित्र लोग अभी भी हैं, सबने कहा साहब इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारी रोजी रोटी और सारे जजों की आपने ऐसी तैसी कर रखी है, तो हमारी तो प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, कैसे जाएंगे वहाँ। फिर एक हमारे बहुत अच्छे मित्र आईबी सिंह अभी भी हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, तो उन्होंने कहा पांडे जी आप मित्र हैं तो आपकी रिट हम लिखवा देंगे, पावर नहीं फाइल करेंगे, बस आपको खुद करनी पड़ेगी। फिर एक दूसरे वकील आशीष चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि बिना पावर के आप जाएंगे तो उसी दिन जेल चले जाएंगे। बहुत कोशिश की, फिर अंत में आईबी सिंह ने ही एक वकील का नाम बताया, डॉक्टर एलपी मिश्रा। उनका उनके पास जाइए, शायद उनके खिलाफ एक बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो चुका था इसी हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट के बड़े वकील हैं। उनका उनके पास जाइए शायद। अच्छा उनके साथ भी हुआ था कि उन्होंने जज का गिरबान पकड़ लिया था, कोई जज ने बदमाशी की थी तो जज की गिरबान पकड़ लिया, वकील ने जज का गिरबान पकड़ लिया। उन्होंने, जज ने गलती की थी। अभी एक किस्सा और बताता हूँ जज का। जज ने गलती की थी तो मतलब ये सीनियर वकील थे और उन्होंने कहा कि क्या अच्छा कानून उन्होंने भी एलपी मिश्रा जानते हैं, बहराइच के रहने वाले, तो उन्होंने गिरबान पकड़ लिया कि ऐसा कैसे आदेश दे सकते हो भाई। तो उसको लेके बड़ी हड़ताल हुई। उसके पहले एक और केस हुआ था लखनऊ में, जजों के लेके, एक सीजीएम थे और एक किसी व्यापारी का लड़का था, वो छुरेबाजी में पकड़ा गया। जैसे छुरेबाजी में होता है कि वो
मेरे भी धारा है, उसमें नॉन अवेलेबल नहीं है, तो तुरंत जमानत मिल जाती है। लड़का था और दोस्तों से झगड़े में कहीं किसी को चक्कू वक्कू मार दिया था। एक गुलशन छाबड़ा वकील थे, वो भी क्रिमिनल के बड़े वकील थे, अब तो नहीं है, दिवंगत हो गए। तो उन्होंने उसका केस लिया और उसके लड़के के बाप से अच्छा खासा पैसा ले लिया था। वकील से कुछ उस सीजीएम की सीजीएम मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसकी कुछ चल रही थी, तो वो बेल उनकी रिजेक्ट नहीं कर सकता था, तो उसने जानबूझ के बेल जो है एकदम लास्ट में उनकी बेल एप्लीकेशन लगाई, और जो 4 बजा उसने कहा साहब पुट अप टुमारो। 4 बजे बाद कोर्ट होती नहीं है, तो जब उसका नंबर आया तो उनका पुट अप टुमारो, और टुमारो में था कि दूसरे दिन सेकंड सैटरडे था, परसों दूसरे उसके बाद संडे था, फिर मंडे को पुट अप टुमारो होता उनका। अब गुलशन छाबड़ा नाराज हो गए, उन्होंने क्या तरीका है भाई कि आप एक बेल देनी है, उन्होंने मैं मना तो कर नहीं रहा, कह रहा हूँ पुट अप टुमारो बस। उन्होंने कल सैटरडे है, सेकंड सैटरडे है, संडे है, फिर बच्चा तो 2-3 दिन के लिए जेल गया। तो कहा मैं क्या कर सकता हूँ, कहा कि उठ के खड़े हो गए। उनका टाइम हो गया, देखिए 4 बज गया। उनका कहा साहब हमने 2 बजे से एप्लीकेशन लगाई हुई, आप अब चेकअप कर रहे हो और अभी कर सकते हैं, ऐसा क्या है। जज उठ के खड़ा हो गया उन्हें। अब गुलशन छाबड़ा ने फिर जज को पकड़ लिया, जज को थप्पड़ मार दिया, उनका क्या तरीका है। फिर जज के पास तो सिक्योरिटी होती है, अर्दली उर्दली अगल बगल होते हैं। उन वकील का नाम था, उनका नाम था गुलशन छाबड़ा। जी, गुलशन छाबड़ा। अच्छा, तो उन्होंने मारा, तो फिर जज ने भी मारा उनको, फिर उसके बाद अर्दली उर्दली ने सब पकड़ लिया वकील साहब को, सिपाही पाई, जज की सिक्योरिटी होती है। अब दोनों तरफ से एफआईआर भी लिखवाई गई, ये भी हुआ वो भी हुआ, तो फिर जज भी हड़ताल पे चले गए और वकील भी हड़ताल पे चले गए। 3-4 महीने हड़ताल चली लखनऊ में। सोचिए कोर्ट का काम यहाँ हुआ ही नहीं। लखनऊ की कोर्ट चली गई लोअर कोर्ट उन्नाव। अब कोई मुलजिम पकड़ा जाता था तो उसको उन्नाव में पेश किया जाता था, सारी जमानत ये वो सब। अब वो लड़का भी चला गया उन्नाव उन्नाव की कोर्ट में, जेल भी गया और सब कुछ हो गया चोरेबाजी में। और फिर कोर्ट उन्नाव गई, हड़ताल में फंस गया, फिर वो लंबे समय तक बेचारा, जब तक जमानत में। अब भाई कोर्ट गई तो तुरंत कागज वगैरह भी तो नहीं जाएगा ना, सब कुछ वहां पर भेजा जाएगा, ये है वो है, दुनिया भर का प्रोसीडिंग। कह रहा हूँ 3-4 महीने सारी प्रोसीडिंग उन्नाव से होती रही लखनऊ की। अब वो हरदम ट्रेन भी नहीं होती थी। अच्छा, जो तमाम सारे गरीब लोग होते हैं वो अपनी टैक्सी नहीं कर सकते थे, तो ट्रेन से जाए, बस से जाए, उनका पुलिस का भी किराया उन्हीं को देना होता था। पुलिस किसी को किराया थोड़ा, आपने देखा होगा अक्सर मोटरसाइकिल पे कई बार फोटो में देखिए, खासकर बिहार में, कि मुलजिम मोटरसाइकिल चला रहा, पुलिस उसको रस्सी में बांधे पीछे बैठी है। तो इस तरह के सीन देखने को मिलते रहे। पुलिस के पास संसाधन नहीं होता है, और पुलिस जो अमीर क्लाइंट होते हैं, मतलब मुलजिम होते हैं, उनके साथ तो आपने बार बार सुना होगा कि साहब होटल में खाना खाते पकड़े गए, ये करते पकड़े गए, ऐसे करते पकड़े गए, लाते जाते। वो 1 घंटे 2 घंटे की कोर्ट होती है, और वो दिन भर पूरा गायब रहते हैं, रात में फिर पहुंचते हैं, फिर नहीं जेल बंद हो गई तो पुलिस लाइन में ला रख लेते हैं। पुलिस वालों की हरामखोरी सब लोग जानते हैं। तो उन्नाव में लोगों को नरक हो गया बिल्कुल। अंत में फिर अटल बिहारी वाजपेयी बीच में पड़े, उस वक्त यहाँ एमपी थे वो बीच में पड़े, तो किसी तरह से पैचअप हुआ और फिर हड़ताल दोनों की वापस हुई। इसी तरह जब डॉक्टर एलपी मिश्रा ने भी उस जज का गिरबान पकड़ा था, तो जब वकील फिर चले गए थे, इनको 1 दिन की सजा भी हुई थी एलपी मिश्रा को, जिनमें कोर्ट में खड़े रहना पड़ा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। हड़ताल हो गई थी, तो उसमें भी फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने जाके एलपी मिश्रा को समझाया और फिर दोनों पक्षों को समझा कर हड़ताल खत्म कर रही थी। अटल जी इस मामले में बहुत ही मतलब ग्रेट आदमी थे, और सबको समझा लेने में आसान, मतलब कामयाब रहते थे, और सब लोग उनकी बात मान लेते थे। कोई उनकी बात, कोई पक्ष हो, जो वकील हो, जज हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब लोग अटल बिहारी वाजपेयी की बात सिर झुका के मान लेते थे, और वो एक तरफा बात करते भी नहीं थे। तो हमसे फिर आईबी सिंह ने कहा कि एलपी मिश्रा के पास जाइए और मेरा नाम बताइएगा नहीं। तो हम और प्रकाशक गए एलपी मिश्रा के पास। एलपी मिश्रा ने थोड़ी देर बैठाया था, जब हम गए तो फिर उन्होंने पूछा, अच्छा आप ही हैं, किताब लाए हैं? तो हमने कहा नहीं, किताब से उन्होंने कहा किताब पहले पढ़ाइए। और हमने फिर उन्होंने कहा कि किसी और पास गए थे कि हमारे पास ही सीधे आ गए? तो हमने ईमानदारी से बता दिया। हमने कहा देखिए, कहा जाता ना, दाई से पेट क्या छुपाना, जैसे किसी को भी वकील से अपनी बातें छुपाई। हमने कहा देखिए, सबकी जगह मैं गया, सबने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा यहाँ किसने भेजा? हमने कहा वो छोड़ दीजिए, मैं आ गया। उन्होंने कहा चलिए मैं आपका केस लड़ूंगा, मतलब एक बार भी नानुकर नहीं, उनका लड़ूंगा मैं, अब कुछ एडवांस जमा कर दीजिए। प्रकाशक ने पूछा कितना?
तो उनका भी तो फिलहाल 90,000 जमा कर दीजिए। तो सोचिए कि 2000 की बात है, 2001 की, तो उनका 90,000 फिलहाल जमा कर दीजिए। अब प्रकाशक घबराया, उसने कैसे पैसा 2000 सन 2000 में 90,000। जी, उनका भी आज एडवांस जमा कीजिए। अच्छा, तो आज का तो 9 लाख रुपया हो गया। हो गया होगा। आप क्या समझते हैं, कपिल सिब्बल बोला आधे घंटे के 40 लाख 50 लाख लेते हैं, आधे घंटे की फीस है, आधे घंटे 40 लाख 50 लाख ले लेते हैं कपिल अच्छा, सिब्बल। तो लखनऊ हाई 90,000 कोर्ट में एडवांस। वकील है, 30-30 लाख रुपए आधे घंटे के घंटे के ले लेते हैं। बात करने के लाख 2 लाख ले लेना ना, खाली केस समझने के लिए फीस जमा किए तब वो केस समझेंगे। आपको समझ में वकील को आएगा, देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा आपको, और फिर अपनी फीस बताएगा। कानून आजकल बहुत महंगा है। जी। तो प्रकाशन ने कहा इतने पैसे से, उनका कितना लाए, तो उसने कहा 5,000 रुपए है हमारे पास। तो वहां से उन्होंने कहा इतना तो हमारा मुंशियाना भी नहीं है। हम समझे, हमने कहा मुंशियाना, उनका हमारी मुंशी की फीस भी 5,000 रुपए नहीं है। तो हमने कहा तो कहा अच्छा चलिए जमा कर दीजिए, बाकी लाके जमा कर दीजिएगा। तो 5,000 रुपया खर्च जमा कर दिया, क्योंकि कोई वकील तो तैयार था नहीं। तो फिर हमने अपने मित्र आईबीसी को बताया, भाई तो उन्होंने 90,000 रुपये मांग लिया, और अभी एडवांस मांग लिया, बाकी पता नहीं कितना मांगेंगे, तो कैसे क्या होगा। हमने कहा इतने की तो किताब भी इन्होंने नहीं बेची होगी, प्रोड्यूसर ने कहाँ से पैसा देगा, हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने फिर एक चीज बताई, उन्होंने कहा ये बताइएगा नहीं, आप उनको जाके बताइए। और फिर मैंने जाके डॉक्टर एल पी मिश्रा से मैं फिर मिला, हमने कहा ये बताइए कि मैं हिंदी का लेखक, ये हिंदी के प्रकाशक, और आप हिंदी के पीएचडी, एल पी मिश्रा हिंदी के पीएचडी हैं और इसीलिए डॉक्टर लिखते हो, एलएलबी भी है, पीएचडी भी, हिंदी में पीएचडी। तो हमने कहा आप हिंदी के पीएचडी हैं, आप हिंदी की स्थिति अच्छी तरह जानते हैं, इतने की तो उन्होंने किताब छापी है ना बेची है, तो कहाँ जाके बेचेंगे और कहाँ से पैसे देंगे, तो भी जाएंगे। तो हंसते हुए कहने, अच्छा बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वो हिंदी में पीएचडी हैं। तो हंसते हुए कहने लगे ये किसने बताया, हमने कहा वो जाने दीजिए। तो फिर कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, आपका केस हम मुफ्त में लड़ेंगे। अब वो 5,000 भी, उनका वो 5,000 भी चाहिए तो वापस ले लीजिए, आपका केस हम मुफ्त में लड़ेंगे। ठीक, क्या बात है सर, मजा आ गया सुन के ये बात। उस बहुत लंबी फीस लेते हैं, और बड़े बड़े लोगों की मतलब जल्दी मिलते नहीं हो, खैर मिले, और सच में उनका चाहिए तो ये 5,000 भी आप वापस ले जाइए। तो हमने कहा नहीं वो 5,000 नहीं वापस लेंगे, आप टाइपिंग वाइपिंग का खर्चा होगा उसमें जोड़ लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं वो सब इतना करने के लिए मैं काफ़ी हूँ, और आपका केस मैं लड़ूंगा। और सच में बहुत दिलेरी से उन्होंने केस को लड़ा, और एक पैसा कभी हमसे आज तक तो नहीं मांगा। बहरहाल हुआ कि जब केस, अच्छा जब लगा कोर्ट में केस, तो केस नंबर 1 लगा था मेरा, केस लिस्ट हुई थी, लिस्ट में 1 नंबर पे था। शार्प 10:15 AM जो कहते हैं कोर्ट शुरू होती है, और हमारा केस लग गया। इत्तेफाक से जिस जज के यहाँ लगा वो भी मेरे दोस्त थे, वो पहले सरकारी वकील रहे थे, आशीष त्रिवेदी नाम उनका, अब नए नहीं, आशीष नारायण त्रिवेदी नाम था। उनके पिता भी जस्टिस रहे थे, और जब ये सरकारी वकील थे तो होता है, सरकारी वकीलों के साथ भी होता है कि उनके पास तमाम केसेज जैसे आते हैं उसमें खबर बन जाती है, तो हमको कई बार उसमें से निकाल के खबर दे देते थे। कई वकीलों के पास ऐसे केसेस, सरकारी वकीलों के पास खासकर, जो सरकारी पक्ष का मामला होता है उसमें तमाम सारे जोड़ होते हैं, तमाम सारी उसमें खबर निकल आती है। तो त्रिवेदी हमको अक्सर खबर वबर दे दिया करते, फोन करते थे आइए आपके लिए कुछ प्रबंध किया है, और फिर वो चीज़ें बता देते थे, कुछ उसकी फोटोकॉपी वॉपी भी थमा देते थे, अच्छी एक्सक्लूसिव खबर बन जाती थी। तो उनको जब मैं देखा, हमने कहा फिर तो बात बन गई। लेकिन मैं तो मन ही मन में सोचा, अब डॉक्टर एलपी मिश्रा जब प्रेजेंट हुए कोर्ट में, दिसंबर का महीना था, मुझे अच्छी तरह याद है, और सर्दी बहुत पड़ रही थी, इस बार की तरह दिसंबर नहीं था, इस बार दिसंबर सर्द दिसंबर था। तो एलपी मिश्रा से उन्होंने पहला ही सवाल पूछा कि आप इस केस को लड़ेंगे, बिल्कुल डपटते हुए पूछा, अब आप इस केस को लड़ेंगे। वो तुरंत हट गए, हम भी साथ खड़े थे, उनका हमको आगे खड़ा कर दिया कि नहीं लड़ेंगे ये। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि अब पेशा हो जाएगा इतना मैटर क्या। अच्छा लोगों ने हमको बता रखा था कि जेल जा सकते हैं, और जिस तरह से उन्होंने एलपी मिश्रा से पेश आए, और उस दिसंबर के जाड़े में मुझे पसीने आ गए, लग रहा था अब पेशाब हो जाएगा, मतलब बहुत बुरी तरह से उन्होंने डांटा था एलपी मिश्रा को। फिर हमको देखा, हम कह रहे आपका उपन्यास है ये, हमने कहा, तो कहने लगे ये सब क्या लिख दिया आपने, वो लगने रीड पलटने लगे, उन्होंने कहा ये सब क्या लिख दिया आपने, वहाँ कई जगह अंडरलाइन किया था, उससे सब पढ़ देखने लगे, अरे 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 क्या है क्या है, कहने लगे। फिर हंसने कहने ये सब कैसे लिख दिया आपने भाई, ये न्यूज़ थोड़ा है, ऐसे लिख देंगे आप।
फिर हंसने लगे, वो कहने लगे, बताइए उपन्यास हमको खरीद के पढ़ना पड़ेगा या दे देंगे? तब मेरी जान में जान आई। हमने कहा नहीं दे देंगे। उन्होंने कहा ना, हमको देने मत आइएगा, न घर आइएगा न चैम्बर में आइएगा। अच्छा, उनके घर पे बैठ के हम लोग कई बार मैकसी कर चुके थे, और तो उस सारी चीज़ों को याद थी, ऐसा नहीं कि नहीं याद थी। होता था कि जब बुलाते थे तो लास्ट में जैसे चैम्बर जब बंद होता था, जैसे वकील वकील चले गए तो बुला लेते थे, चला जाता था। मेरा भी काम तब तक 9 बजे तक खत्म हो जाता था, तो हम लोग बैठते थे, खबर वबर बताते थे, फिर मैकसी होती थी। वो बहुत बड़े मैकर्स भी थे, बहुत बड़े मैकर्स थे। तो उन्होंने कहा नहीं, अपने वकील साहब को। हमने कहा फिर कैसे दें? उन्होंने कहा अपने वकील साहब को दे दीजिएगा, ये हमें दे देंगे, आप कभी भूल से भी हमसे मिलने मत आइएगा, न चैम्बर में न घर में। तो हमने वकील साहब को किताब दे दी, और वकील साहब ने फिर कहा कि नहीं, हमारे पास किताब है, मैं आपको दे दूंगा। तो उन्होंने उनको दे दिया, हम लोग अलग से भी उनको किताब दे दी अपने विरुद्ध। उसके बाद फिर हुआ कि काउंटर का समय दिया उन्होंने हमें। फिर काउंटर के बाद रिज्वाइंडर का समय, 4 हफ्ते काउंटर का, 2 हफ्ते रिज्वाइंडर का, तो 6 हफ्ते तो इसे निकल। 4 दिसंबर में कोर्ट बंद हो जाती है, फिर जनवरी में कोर्ट खुली। तो फिर काउंटर रिज्वाइंडर में ही मार्च अप्रैल आ गया, फिर मई हुई आ गई, फिर मई में फिर कोर्ट बंद हो जाती है, तो काउंटर रिज्वाइंडर में फिर अगले पक्ष का रिज्वाइंडर आया, फिर इनका काउंटर गया। इसी में 7-8 महीने काउंटर रिज्वाइंडर में ही निकल गया। अच्छा, जब वकील साहब एलपी मिश्रा डर गए थे और किनारे कर दिया, तो हम बाहर आकर उनसे पूछे, हमने कहा आप तो हमको आगे कर दिया और कहीं भेज देते जेल। उनका ऐसे कैसे जेल भेज देते? तो हमने कहा हमको तो आपने तो कहा हम लड़ेंगे। तो उनका लड़ने का यही एक तरीका है, जज का ईगो मसाज होते रहना चाहिए। अगर मैं लड़ जाता कि नहीं मैं ही करूंगा, तो फिर वो फिरंट हो जाते। आपको आगे किया तो थोड़ा सा उनका ईगो मसाज हुआ कि चलिए मैं भी उनकी डपटने में आ गया। फिर आप खड़े हुए, आपसे बात हुई तो थोड़ा डायल्यूट हुए। उनका ये जज पागल है, कुछ भी कर सकता है इसलिए ऐसा करना पड़ा। खैर, हमने बताया भी कि दोस्त हैं। उन्होंने कहा नहीं, दोस्ती उसी मत देखिएगा, चुपचाप रहिए, बस जैसे मैं कह रहा हूँ उसे करते रहिए। तो हमने कहा लेकिन कैसे? उन्होंने कहा जैसे आपने उपन्यास में लिखा है, तारीख पे तारीख, वही तारीख चलेगी और उसमें केस खत्म हो जाएगा। एक दिन सुबह सुबह आईबी सिंह का फोन आया, तब साल भर निकल गया था ये सब होते हुए। मैं सुबह देर तक सोता हूँ, तो उन्होंने लैंडलाइन का जमाना था, उठाया फोन, उनका बधाई हो। उन्होंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा आप जेल जाने से बच गए। हमने कहा क्या बात कर रहे हैं? उनका असल में जस्टिस त्रिवेदी नहीं रहे। अच्छा, वो चूंकि मैकस बहुत बड़े थे, किडनी उनकी खराब हो गई थी, तो उन्होंने कहा आज ही सुबह होगी, पीजीआई में डेथ हो गई। हमने कहा ये अच्छी खबर तो नहीं, हमारे भी मित्र थे। उनका ठीक है, लेकिन अब आप जेल नहीं जाएंगे। अगर आशीष नारायण त्रिवेदी जीवित रहते और केस आपका सुनते, तो कुछ न कुछ जेल तो आपको करते ही, क्योंकि वो कानून जानते थे और कानून में आपको जेल होनी चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया। उनका अब वो चलेगा, अब किसी जज की हैसियत नहीं है, ना हिम्मत कि आपको जेल भेजे। अच्छा, उन्हीं दिनों क्या हुआ था, 2 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और हुए थे, और जिसमें लोगों को जेल जाना पड़ा। जैसे अरुंधति राय का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ था और उनको जेल जाना पड़ा था। तो अरुंधति राय का किस्सा अलग था। अरुंधति राय ने एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी की थी। हमारा मामला था फिक्सन। वकील साहब ने यही लिया था लीगल की, लीगली की ये फिक्सन है, काल्पनिक है, इसमें कहीं किसी से कुछ लेना देना ना, फिक्सन में इतना लिखा जा सकता है। इसी पे चल रहा था कि तो आशीष त्रिवेदी का जब निधन हो गया, तो मैं गया भी था उनके अंत्येष्टि में। तो बाद में वो केस फिर और किसी जज के पास गया, फिर किसी और जज के पास गया। कोई जज उस केस को, गोया मैं दयानंद पांडे नहीं, अतीक अहमद हो गया था, कोई मेरा केस लेने को तैयार नहीं था, सुनने को तैयार नहीं था। हर जैसे अतीक, आपको मालूम होगा अतीक अहमद इतना बड़ा गुंडा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई जज अतीक अहमद का केस सुनने को तैयार नहीं। सबने हाथ खड़े कर दिए, नॉट बिफोर। एक सब चलता है अदालतों में, नॉट बिफोर, तो हमारे सामने पेश ना किया जाए। तो सभी जजों ने लखनऊ में भी कह दिया नॉट बिफोर। किसी ने ही उसको सुनने की जरूरत नहीं समझी। मतलब अब हम नहीं कहेंगे हिम्मत या हैसियत, सबने नॉट बिफोर कर दिया। अंत में चीफ जस्टिस बैठते हैं इलाहाबाद में, आज भी बैठते हैं, लखनऊ तो खंडपीठ है। तो फिर चीफ जस्टिस को रेफर किया गया, और फिर हुआ कि चीफ जस्टिस ही सुनेंगे, कोई और सुनता नहीं। अच्छा, चीफ जस्टिस अभी भी बैठते हैं इलाहाबाद में, तब भी इलाहाबाद में बैठते थे। महीने 2 महीने में एक बार, 2 बार के लिए आ जाते हैं, हफ्ते भर के लिए, क्या नाम है, लखनऊ। तो जब चीफ जस्टिस कभी 2-3 महीने में आते थे, तो उनके यहाँ लगता था, फिर लिस्ट होता था।
और चीफ जस्टिस भी जब तक सुने तब तक फिर इधर उधर हो जाता, फिर काउंटर इवेंट शुरू हो जाता, तो कुछ उधर से भेजे, उधर से भेजे, और तब तक जो हमारे जैन साहब थे वकील शंकर जैन, वो तो किनारे हो चुके थे, लेकिन वो खड़े होते थे और बहुत ज्यादा विरोध हमारा करते नहीं थे, लेकिन कुछ केस तो लड़ ही रहे थे। कई सारे चीफ जस्टिस बदलते गए और केस हमारा आगे बढ़ता गया। और जब, अच्छा मैं बताऊं, डॉक्टर एल पी मिश्रा एक पैसा ना उन्होंने कभी मांगा ना मैंने कभी दिया, मेरे पास आई नहीं, और प्रकाशन भी निश्चित हो गया था कि नहीं पैसे देने। लेकिन जैसे होता है कि मैं जब से पायनियर से मैं मुकदमा लड़ रहा था, तो उसमें भी वकील साहब को मैं पैसे वैसे नहीं दे पाता था, वो भी मेरी मित्र महिला वकील है, तो वो भी पैसे वैसे नहीं मांगती, कहती थी खर्चा दे दीजिएगा। खर्चा मतलब जिससे टाइपिंग का है या एफिडेविट का है या और जो कचहरी में इधर उधर रिसीट से देना लेना पड़ता है, उनका खर्चा दे दिए, बाकी कोई जरूरत नहीं। तो एलपी मिश्रा वो भी नहीं हमसे मांगते थे, खर्चा भी नहीं मांगते थे। तो लेकिन वकील साहब के साथ होता था कि जो हमारी जो पायनियर से लड़ रही थी मुकदमा, कई बार केस पे नंबर आ जाता तो खड़ी मतलब आ नहीं पाती थी, किसी और केस होती। एलपी मिश्रा कहीं भी होते थे उस केस के लिए आके खड़े हो जाते थे, आके बैठ जाते थे, आधे आधे घंटे बैठे रह जाते थे, 1 घंटे बैठे रह जाते, जब नंबर आकर हिलते नहीं थे। और लगातार, अच्छा मतलब हर बार मतलब कसके उसको प्ली भी करते थे, और जय साहब की धज्जियां उड़ा देते थे, बस होती थी, फिर अगली तारीख लग जाती थी, फिर कुछ कागज पत्तर देने लेने की बात हो जाती थी। वकीलों के पैतरे होते हैं केस को आगे बढ़ाने के लिए ताकि उसको डाइल्यूट किया जा सके। तो कई सारे चीफ जस्टिस आए गए चलते। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या थी, हमारे साथ और परमिशन के साथ, कि उस वक्त मतलब पर्सनली उसमें मतलब कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ता था। हमारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं छुट्टी लेके चला जाता था, प्रोफेसर को दिल्ली से आना पड़ता था, तब वो स्पेशली उस केस के लिए, मतलब खाली उसी केस को लड़ने के लिए बेचारा दिल्ली से आता था, फिर रहता था होटल में, फिर जाता था। तो बल्कि मुझे याद है कि उन्हीं दिनों एक फिल्म आई थी जिस, उसमें बिपाशा बासु और जॉन अब्राहम थे, तो एक ट्रेलर उसका आता था टीवी पर, अक्सर होता ना विज्ञापन में या ट्रेलर में दिखाते रहते हैं, तो गाना था जादू है नशा है, और वो बिपाशा बासु लगभग समुद्र के किनारे जॉन अब्राहम के ऊपर चढ़ बैठती है और जादू है नशा गाना चलता था। तो कहते थे, वो प्रोफेसर कहता था कि बताइए इसको कोई नहीं देख रहा, सब लोग अपने विरुद्ध देख रहे हैं, क्या बताएं। अच्छा, अपने विरुद्ध की स्थिति ऐसी, मतलब इतना बिकी किताब, इतने आज भी अपने विरुद्ध की बहुत ज्यादा डिमांड है। हमारे ब्लॉग सरोकारनामा पे आज भी अपने विरुद्ध जितना पढ़ा जाता है कुछ नहीं पढ़ा जाता, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। ब्लॉग पे भी लोग किताब मंगाते रहते हैं, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या क्या। बहरहाल केस चलता रहा, अंत में एक जस्टिस घोष है, यसीन नाम गुरुजी, बोल रहा हूँ। गुरुजी, आपके पास अपने अपने युद्ध की कोई कॉपी है? जरा एक बार स्क्रीन पे दिखा देते लाके। निकालनी पड़ेगी, ला रहा हूँ। हाँ हाँ, लाइए प्लीज, लेके आइए जरा। उसके कई एडिशन हुए हैं जी जी, ये इस इतनी चर्चित किताब है, इसने तहलका मचा के रख दिया था, तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट कर दिया कि उसकी कॉपी एक जरा दिखा दे हम लोगों को। मैंने भी पढ़ी नहीं है, पर खुद दर्शकों ने ही इसकी चर्चा की, तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे आज चर्चा करनी चाहिए। मतलब इस पुस्तक में दयानंद पांडे जी ने जुडिशरी को जो है हिला के रख दिया था। अपने अपने युद्ध नामक ये किताब है। असल में हम लोग वीडियो को पहले से प्लान नहीं करते हैं। जब गुरुजी आके चेयर पे बैठ गए तब मैंने आपको आज का विषय बताया। अगर हम लोगों ने ये पहले से प्लान किया होता तो हम किताब पहले ही लेके बैठते। पर जैसा कि मैंने बताया, वी नेवर प्लान अवर वीडियोस, मौके पे जो मूड बन गया, या कई बार विषय कुछ और सोचते हैं पर बातचीत में कुछ और बन जाता है, तो बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं रखते हैं। तो इसलिए चूंकि पहले से मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि जिस पुस्तक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कम से कम वो पुस्तक सामने होनी चाहिए। तो अपने अपने युद्ध, ये दयानंद पांडे जी की एक बहुत चर्चित उपन्यास है। उपन्यास क्या है, सच्ची कहानियां हैं। जुडिशरी के साथ आपका जो कन्फ्रंटेशन हुआ उस पे है। जी
देखिए इसे कई एडिशन हो गए हैं, जी। मैं समझता हूँ 20-25 एडिशन तो हो ही गए हैं। हर अच्छा, साल 20-25 एडिशंस। बहुत सारे, हर साल में जाने कितने एडिशन होते रहते हैं। लेकिन ये देखिए जो सबसे पहली बार छपा था, अपने अपने अभी कहाँ अवेलेबल है सर ये? अब ये देखिए अमेजन पे है, अच्छा, अमेजन पे फ्लिपकार्ट पे। है। हाँ, जी। अमेजन पे है, पब्लिशर के पास है। ये पहले दिल्ली के प्रकाशक ने छापा था, ये कानपुर के प्रकाशक ने छापा है। अभी फिर जल्दी दूसरा प्रकाशक छापने जा रहा है। ये हरदम आउट ऑफ प्रिंट होता रहता है। और इसमें हुआ यह था कि जो जी। दुकानदार बेच रहा था उसके खिलाफ भी मुकदमा कर दिया था लोगों ने। दुकानदार यूनिवर्सल बुक डिपो यहाँ पे है, वो भी बेचारे खड़े रहते थे। तो सबकी मतलब पर्सनल अपीयरेंस होती थी कोर्ट में, तो खटक जाता था, दिन भर बैठे रहना पड़ता था कोर्ट में, पता नहीं कब नंबर आ जाए, कब नंबर आ जाए। अच्छा, लिस्ट केसेस के साथ होता क्या है कि जैसे मान ली एक केस की सुनवाई शुरू हुई, हो सकता है 10 मिनट में खत्म हो जाए, 2 मिनट में खत्म हो सकता है, घंटा लग गया, 2 घंटा लग गया। और फिर कब आपका नंबर आए ये कोई जरूरी नहीं होता। अच्छा, कंटेम्प्ट के केसेस जनरली लंच के बाद लिए जाते हैं, कई बार कोर्ट के मर्जी पर है कि पहले भी ले सकता है। तो दिन भर वहां कोर्ट में बैठे रहना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी, अच्छा किसी भी मुकदमे में दिक्कत सबसे बड़ी यही होती है कि आपको आपको कोर्ट पे खड़े रहना, हर बार होता कुछ नहीं, आपको जाके खड़े रहना, बैठे रहना। और बड़ी बड़ी कहानियां मेरे पास कोर्ट की। उस बीच जब मैं बैठा कोर्ट में लगातार, अपने कंटेंट में भी और हमारे खिलाफ जो कंटेंट हुआ दोनों में, तो अभी तो मैं मुझसे राजेंद्र यादव ने उस मुकदमे को लेके एक संपादकीय लिखी थी हंस पत्रिका में, 4 पेज की, केशव कहीं न जाए क्या कहिए करके। और तमाम सारे लेख लिखे गए, तमाम सारी चीजें लिखी। उतना चर्चित उपन्यास आज भी तमाम लोग लिखते रहते हैं, बात करते रहते हैं, जैसे आज आप ही बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ। एक विष्णु प्रभाकर बहुत बड़े लेखक है, विष्णु प्रभाकर एक बहुत बड़े लेखक है। उनकी कहानी है धरती घूम रही है। तो उसमें एक जज के यहाँ पार्टी चल रही है, अचानक एक छोटा लड़का और लड़की उस जज के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब, वो लड़का कहता है कि जज साहब हमारा बाप जेल में बंद है और हमारे पास पैसे नहीं है और ये नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं हो रही, ये मैं अपनी बहन को साथ लाया हूँ, इसको आप रात भर की रोक लीजिए, जो चाहिए करिए, तो हमारे बाप को छोड़ दीजिए। बहुत पुरानी कहानी है, धरती घूम रही है। तो सोचिए, विष्णु प्रभाकर बहुत गांधीवादी लेखक थे, वो इस तरह से कहानी में लिख रहे हैं कि साहब लड़का कह रहा है, लड़का छोटा है, टीनेजर भी नहीं है, और कह रहा है हमारी बहन को रोक लीजिए और रात भर जो चाहिए करिए, हमारे बाप को छोड़ दीजिए। उन्हीं दिनों, जिस दिनों मेरा कंटेम्प्ट चल रहा था, लोग कहते थे, उन लोग क्लार्क होटल हाईकोर्ट के पास ही है, तो ताज होटल तब नहीं बना था, अब बना है। तो उस वक्त का सबसे बड़ा होटल क्लार्क होटल ही था। लोग कहते थे 5 लाख रुपए लीजिए, एक लड़की दीजिए, जज साहब को बुलाइए होटल में, क्लार्क में, जो चाहिए लिखवा लीजिए। होता ही यही था। आपको बहुत सारी घटनाएं, एक छोटी सी घटना, जब ताज होटल बन गया तो क्लार्क होटल के सामने बेगम हजरत महल पार्क है, वहाँ अक्सर नुमाइश लगती थी, रैलियां होती थी। तो जब ताज होटल बन गया तो तमाम सारे जो लोग थे बाहर से आते थे, तो ताज होटल शिफ्ट होने लगे, क्लार्क को उन्होंने छोड़ दिया। क्लार्क बहुत अच्छा होटल तब भी था, आज भी है, ताज से बेहतर होटल मैं ये भी बता दूं, उसके सूट बहुत अच्छे हैं, उसका खाना बहुत अच्छा है, सब कुछ है। लेकिन लोग ताज में शिफ्ट होने लगे। अब क्लार्क होटल वाला परेशान हुआ कि मसला क्या है, तो पता लगा बेगम हजरत महल पार्क में जो रैलियां होती हैं, जो नुमाइश लगती है, या तमाम सारे और कार्यक्रम, लखनऊ महोत्सव तक वहीं होता था, ये उसका कारण है। अब वो बड़े चक्कर में पड़ गया। मायावती उन दिनों मुख्यमंत्री थी, उसने मायावती के यहाँ फरियाद अपनी रखी कि साहब इसको रोक दिया जाए, बंद किया जाए, यहाँ से हमारा बिजनेस बहुत प्रभावित हो रहा है। मायावती ने कुछ करोड़ रुपए मांग लिया, पता नहीं कितने करोड़, नहीं कुछ करोड़ों में मांग लिया। क्लार्क होटल के मालिकों ने हाथ खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा नहीं। फिर कहीं किसी से उसने चर्चा की थी, एक वकील ने कहा कि कुछ नहीं साहब, आप हमारी फीस दीजिए, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दीजिए, मैं करवा दूंगा आपका काम। उसने कहा कैसे, क्या, मैं करवा दूंगा। तो उसने रिस्क लिया, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो कहा उसने जज साहब को देना है। जिसमें मायावती करोड़ों रुपए मांग रही थी, उसमें उस वकील ने अपनी फीस जो भी ली होगी 5 लाख रुपए एक जज को दिया, एक जनहित याचिका फाइल की और कहा साहब ये बेगम हजरत महल पार्क को इसका संरक्षण किया जाए। बेगम हजरत महल स्वतंत्रता सेनानी थी, यहाँ सब रैली वैली सब करके पार्कों को लोग खराब कर रहे हैं,
और न सिर्फ इतना रोक लगाने का, उसने एलडीए के खर्चे पर उसको मेंटेन करवा दिया, आज भी बहुत बढ़िया मेंटेन हो गया है। उसके बाद उस जज ने 5 लाख रुपए लेकर जनहित याचिका पर आदेश जारी कर दिया, वहां अब कोई कार्यक्रम नहीं होता, बढ़िया सा खूब हरी घास वाला लान बन गया, वहां खूब बढ़िया पार्क बन गया है, प्रेमी प्रेमिकाएं वहां इकट्ठे तब भी होते थे, अब भी होते हैं। अब बढ़िया से वहां काम हो रहा है, क्लार्क होटल की सुंदरता बढ़ गई और सब हो गया। छोड़िए, ये जो ताज होटल है, ताज होटल के बगल में अंबेडकर पार्क है, उसकी कहानी भी सुन लीजिए। पीछे लोहिया पार्क है, उसकी कहानी भी सुन लीजिए इन जजों की। हुआ ये कि ताज होटल ने जब बेगम हजरत पार्क, क्लार्क होटल ने अपना मेंटेन करा लिया, इनको लगा कि हमारे जहां अम्बेडकर पार्क बना वहां कॉलोनी बननी थी, ऑलरेडी सबको प्लॉट अलॉट हो चुके थे, लोग घर बनाने जा रहे थे। तो अब ताज तो टाटा ग्रुप का है, उन लोगों ने भी कहा कि हम लोग भी क्यों ना करें, उन लोगों ने भी पैसा खर्च किया, उस पर फिर पूरिया सामने आ गए मायावती के साथ से, पूरिया ने फिर वो डील करा दी, कचहरी नहीं जाना पड़ा और अंत में अम्बेडकर पार्क बन गया, सबके प्लॉट कैंसिल हो गए। अब उससे ताज होटल की ग्रेस बन गया कि अगल बगल घर नहीं है, बढ़िया पार्क है। फिर पीछे जब मुलायम सिंह फिर वापस आए तो लोहिया पार्क बनवा दिया उन्होंने, कह दिया साहब इसको ग्रीन बेल्ट न कटवाया जाए, तो मुलायम सिंह भी इसको कॉलोनी बनाने जा रहे थे, तो उसको ताज होटल लगा कि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बगल में अम्बेडकर पार्क, पीछे लोहिया पार्क, बढ़िया से ताज होटल का जलवा ही जलवा है, सोच लीजिए। तो ऐसे ऐसे तो काम होते हैं कि इतने नहीं, फिर जेपी ग्रुप फिर यहाँ एक बार एक्टिव हुआ, जो ताज होटल के सामने गोमती नदी के उस पार, अब इसका एक इको ग्रीन पार्क बन गया, वहां जेपी ग्रुप अपना बड़ा होटल बनाने जा रहा था, ताज से भी बड़ा होटल, और एक मजदूरों की बस्ती है वहां, बालू अड्डा, सब उसने वहां लोगों से बात कर ली, कहा कि मुंह मांगा पैसा तुम लोगों को देंगे, सब छोड़ दो, यहाँ से घर छोड़ चले जाओ, हम होटल बनाएंगे। सब लोग बालू अड्डे के तमाम गरीब गुरबे लोग, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, सब बड़े खुश हो गए, साहब मुंह मांगा पैसा भी देगा, बढ़िया जगह घर लेंगे। अचानक फिर टाटा ग्रुप सक्रिय हुआ और उसने फिर पीआईएल लगवाया, मतलब किसी से, और कहा साहब इससे गोमती नदी का जो पर्यावरण है वो खराब हो जाएगा, या अगर यहाँ कुछ और बन गया तो अंत में वहाँ इको मारती थी और सब खत्म हो गया, जेपी ग्रुप का सपना टूट गया और वहाँ इको ग्रीन पार्क बन गया, बालू अड्डा वैसा कोईसा रह गया मजदूरों की बस्ती की तरह से। तो ऐसे ऐसे काम होते हैं। सोचिए आप, कोर्ट के थ्रू जज लोग इतने बिकाऊ हैं, आप सोचिए ना, इतने सारे जज, इतने सारे अपराधी, अतीक अहमद के खिलाफ अभी कार्रवाई होनी थी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ अभी तक कर क्या रहे थे। मैं उस दिन बता रहा था अपने हरशंकर तिवारी के खिलाफ किसी भी केस में एक भी सजा नहीं हुई उनको, सजा मतलब वो चार्जशीट नहीं कर पाती थी, चार्जशीट बाद शुरू होता था, कभी कोई वीरेंद्र से कोई अतीक अहमद को कोई सजा हुई थी, मुख्तार अंसारी को भी योगी राज के पहले सजा हुई थी क्या, ये बताइए आज की तारीख में। अच्छा, जैसे जज हाथ खड़े कर देते, साहब इनका मुकदमा नहीं सुनेंगे, अरे एक जज खड़ा कर दे, 2 जज खड़ा कर दे। देखिए अदालतों में कार्यक्रम और होता है, कुछ जजों के लड़के लड़कियां भाई प्रैक्टिस करते हैं, और उनकी प्रैक्टिस सिर्फ इस एक बात की होती है कि अगर कहीं कोई उनके खिलाफ मामला जा रहा होता है और उनका बाप उस केस को देख रहा होता है, और उसमें जाहिर अकेले नहीं होते, 2 जज और होते हैं, तो उनके खिलाफ फैसला न हो जाए तो लड़का या लड़की या भाई या जो भी है वो एक पावर फाइल कर देता है। तो अब ये होता है साहब हमारा बाप के यहाँ केस है तो ये केस नहीं सुना जाएगा, उस दिन तारीख टल जाती है। तो सिर्फ इसी बात के पैसे लेते हैं वो, पावर फाइल करने को, कुछ नहीं। जैसे योगिता चंद्रा पावर फाइल करके मनमाफी का आदेश ले लेती थी, ये लोग सिर्फ पावर फाइल करके पैसा ले लेते हैं साहब, केस की सुनवाई ना हो, और फिर एक बार जब सुनवाई चलती तो 4-6 महीने में फिर खत्म हो जाता है, फिर लिस्ट में आएगा 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसे ऐसे दिन फिर किसी के यहाँ जाएगा तो फिर किसी जज का लड़का मिल जाएगा, लड़की मिल जाएगी, बीबी मिल जाएगी, बहन मिल जाएगी। तो अरे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे फर्जीवाड़े हैं और इन जजों ने खुद चला रखे हैं। हमने तो कहा तो जजों के खिलाफ हमने लेख भी लिखे हैं, नाम ले लेके लिखे हैं, किसी जज की हैसियत नहीं है कि बात करें। अब अरविंद केजरीवाल को बताइए, बार बार नोटिस आ रही है, ये हो रहा वो हो रहा, वो जानता है ना कि कोर्ट से हमें कुछ राहत मिल सकती है, इसलिए अच्छा इसीलिए ये लोग इधर उधर ज्यादा सख्ती नहीं कर रहे हैं, अब तक कब का बंद कर दिया होता। आप सोचिए बाबू, अरे क्या नाम, हेमंत सोरेन 10 संबंध, अरे हमारी आपकी हैसियत है। मैं फिराक साहब की बात करूं, फिराक गोरखपुरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कॉलोनी में रहते थे, रिटायर होने के बाद भी छोड़ा नहीं मैं। जब भी कोई वाइस चांसलर आता था तो
पूछता था कि ये घर क्यों नहीं खाली हो रहा, तो वह साहब फिराक साहब रहते, तो फिराक साहब से कैसे खाली कराया, वाइस चांसलर मान गए। एक वाइस चांसलर ऐसा है, उसने कहा कौन होता है फिराक, खाली कराओ। नोटिस दी गई, नोटिस पर नोटिस गई, फिराक साहब ने नोटिस का भी कभी जवाब नहीं दिया। अब अंत में फिर कोर्ट में मुकदमा कर दिया गया फिराक साहब के पास, फिराक साहब के खिलाफ। अब समन आया, फिराक साहब फिर भी नहीं गए, 2 समन आए, नहीं गए। फिर अंत में नॉन अवेलेबल वारंट के साथ उनके पास समन आया। अब पुलिस आ गई उनको लेने के लिए। फिर पुलिस वालों को, अच्छा फिराक साहब तो ऐसे ही रहीम सही आदमी, तो डांटा, उनका क्या दिमाग खराब, तुम लोगों ने कहा साहब आपकी कोई बात नहीं है, आप जितना चाहे डांटिए, अगर आप नहीं चलेंगे तो हम लोगों की नौकरी चली जाएगी। वो सब जानते थे फिराक साहब मानवीय स्वभाव के। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारी नौकरी जाती है तो मैं चलता हूँ। अब वो गए फिराक साहब इलाहाबाद कोर्ट में, सिविल कोर्ट। अब वहां जब देखा उन्होंने फिराक साहब आए, सब लोग उनके पैर छूने लगे, मिलने लगे। तो जो एक मजिस्ट्रेट आया, उनके पैर छुआ, बोला आपको कैसे आया आना। तो उन्होंने जेब से कागज निकाला, बोले सिपाही ने कागज दिया और कहा कि चलिए नहीं नौकरी चली जाएगी। तो उस मजिस्ट्रेट ने देखा कागजों को, पता था उसी को कोर्ट का आदेश था, समन था। तो उसने उनसे कहा कि आप जाइए, ये कागज हमें दे दीजिए, आप जाइए। उन्होंने कहा अरे भाई ये सब इंसानों की नौकरी, उन्होंने कहा किसी की नौकरी वोकरी नहीं जाएगी, आप जाइए, आपको कोर्ट वोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। और फिर मतलब वो मजिस्ट्रेट फिराक साहब की इज्जत करता था, वो चाहता था उनको कुछ कर भी सकता था। तो उसने कहा नहीं आप जाइए। और फिर फिराक साहब घर आ गए। अच्छा वो सिपाही सब पहचानते थे मजिस्ट्रेट को, इसलिए वो सब चुप रहे। और फिर आखिर मजिस्ट्रेट ने केस खत्म कर दिया, और फिर फिराक साहब आजीवन उस घर में रहे। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, ऐसे केसेस कितने होते हैं। सोचिए फिराक साहब की स्थिति ये थी, एक बार बीमार पड़े तो इंदिरा गांधी को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं बीमार हूं, इलाज के लिए पैसे नहीं है। इंदिरा गांधी ने न सिर्फ उनकी इलाज की व्यवस्था कराई, उस वक्त किसी IAS अफसर की तनख्वाह नहीं होती तो उतनी, 2,000 रुपये महीने। अच्छा उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को पेंशन उसन नहीं मिलती थी, तो 2,000 रुपये महीने की पेंशन की, और आजीवन जो फिराक साहब पाते थे। अच्छा फिराक साहब जो ठीक ठाक हो गए तो इंदिरा गांधी ने एक बार उनको दिल्ली बुलाया और कहा कि मैं आपको राज्यसभा में देखना चाहती हूँ। पूछा उन्होंने कि बिटिया कैसे बुलाया, नेहरू के दोस्त थे इसलिए बेटी कहते थे इंदिरा गांधी को। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको राज्यसभा में देखना चाहती हूँ। फिराक साहब ने कहा कि नहीं, उस तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या करने लगे, राज्यसभा फिर इलाहाबाद ले जानी पड़ेगी। तुम कर नहीं पाओगे। वो कह रहे जब मन होगा आइएगा, न मन होगा मत आइए। क्या नहीं नहीं राज्यसभा इलाहाबाद कर दो तो मैं आ जाऊंगा। और जाहिर गुरुजी एक एपिसोड पूरा फिराक साहब पे करेंगे। हाँ नहीं, फिराक का। और मैं एक घटना और बता दूं, बाद में फिराक साहब पे फिर करिए। फिराक साहब का जब निधन हुआ तो इंदिरा गांधी को, उनकी बॉडी इलाहाबाद जा रही थी, तो इंदिरा गांधी को सियाफ करने आई थी दिल्ली स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन से ले जाई गई थी बॉडी उनकी। तो उनकी बेटी आई थी और नातिन भी साथ में थी। तो उतना सारा प्रोटोकॉल का तामझाम देख के उनकी नातिन माँ से पूछ रही थी कि मामा नाना इतने ग्रेट थे, और बेटी रोती हुई बता रही थी हाँ थे। तो दिक्कतें होती हैं कई बार। तो फिराक साहब को जैसा जज मिला सबको नहीं मिलता। हमको भी फिर उसके बाद जब एक चीफ जस्टिस बताया ना कि सर बंगाली थे, उनका सरनेम बोल रहा हूं मैं। अच्छा उसके पहले एक और घटना बता दूं, कमलेश्वर के खिलाफ ये बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया था। कमलेश्वर बहुत बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, अब नहीं है। और एक समय कांग्रेस ने उन्होंने बहुत बड़ा नारा लिखा था, जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। आज वही कांग्रेस जो कहती थी न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, अब जाति जनगणना की बात बार बार करती है। खैर, तो कमलेश्वर क्या नाम है, मैं क्या कह रहा था भूल गया। हाँ, कमलेश्वर ने एक लेख लिखा था करंट में। करंट एक साप्ताहिक अखबार मुंबई से निकलता था। तो उसमें कुछ जुडिशरी के खिलाफ उन्होंने कुछ वेश्या शब्द इस्तेमाल कर दिया था। जुडिशरी हमारे यहाँ वेश्या की तरह। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, और वो भी निकले उस भवन से, उन्होंने भी माफ। तो हमको रविंद्र कालिया ने बताया कि कमलेश्वर जी के खिलाफ भी एक बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया है, और उनसे पूछिए कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो कमलेश्वर जी को मैंने फोन किया। कमलेश्वर जी हमारे पुराने परिचित थे और मुझे बहुत स्नेह करते थे। उनको मैंने बताया कैसे। उन्होंने कहा हाँ मैंने पढ़ा है, हंसवाला संपादकीय भी पढ़ा, अखबारों में खबर भी पढ़ी है। तो उन्होंने एक बात मुझसे कही कि दयानंद जी एक काम करिएगा कि कभी माफी मत मांगिएगा।
इन जजों की हैसियत नहीं कि आपको सजा दे रहे हैं। उनका उपन्यास भी देख लिया मैंने आपका, और उस पर फिक्शन है और उस पर वो कुछ कर उन्होंने कहा हमने तो अखबार में बेसिया लिखा था, सीधे देख था, और मैंने भी माफी मांगी। उन्होंने कहा अभी माफी मांगिएगा नहीं, और ये जज आपका हमने कहा जेल भेज देंगे तो उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, आप खड़े रहिएगा उसी ताकत से, जिस ताकत से, यही का शब्द इस्तेमाल किया था उनका, जिस ताकत से आपने लिखा है उसी ताकत के साथ, उसी नैतिकता के साथ आप खड़े रहिए, माफी। तो वो जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने बार बार हमको इंसिस्ट किया कि एक अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर कीजिए, घर जाइए। अंग्रेजी में कहा उन्होंने, हमने उसे हिंदी में कहा कि देखिए मैं माफी मांगने वाला, मैंने हंसते हुए कहा देखिए मैं माफी, कमलेश्वर याद थे मुझे, हमने कहा देखिए 2-3 साल हो गया था मुकदमा लड़ते हुए, तो हमने कहा देखिए मैं माफी मांगने वाला हूं नहीं। तो उन्होंने वकील साहब से हमारे कहा कि अरे समझाइए इनको, तो चुपचाप खड़े रहे, क्या बोलते उन्होंने कहा यही जवाब देंगे, हम क्या बताएं। फिर मैंने कहा कि देखिए मैं माफी मांगने वाला हूं नहीं। चीफ जस्टिस इतने नाराज हुए, फाइल उठाई मेरी उन्होंने पेशकार की तरफ फेंकी और कहा कि तो मैं भी सजा देने वाला नहीं हूं। हिंदी में अंग्रेजी में बोलने वाले चीफ जस्टिस बोले तो मैं भी सजा देने वाला नहीं हूं, आप क्या चाहते हैं आपको सजा दे दे और आप हीरो बन जाए, ऐसे बोले, आपको सजा दे दे और आप हीरो बन जाए, नहीं दूंगा सजा। और उठा के फाइल फेंकी और एक आर्डर लिखवाया, और उसमें हमको उन्होंने चेतावनी दी उस आर्डर में, और कहा कि आइंदा जब कभी ये उपन्यास छपे इसको संशोधित करके छापा जाए और आइंदा इस तरह का लेखन न किया जाए। तो बाद में जब मैं निकला कोर्ट से तो एक वकील साहब मिले, उन्होंने कहा कि देखिए भाई आप कन्विक्टेड तो हो गए। हमने कहा क्या बात कर रहे हैं आप? तो बोले देखिए कोर्ट की भाषा में चेतावनी को भी कन्विक्शन माना जाता है। खैर हमने कमलेश्वर जी को फोन करके बताया कि भाई ऐसे ऐसे आज हुआ है, तो उन्होंने कहा तो बहुत बढ़िया आदेश है, आप ऐसा कीजिए उस उपन्यास और खड़ा कर दीजिए और रगड़ दीजिए सबों को। हमने पब्लिशर से कहा भाई देखिए ऐसी ऐसी बात हो गई, अब इसको और थोड़ा कर। उसने कहा नहीं साहब आपको, आप तो लेखक है, आपका कुछ नहीं, हम व्यवसायी हैं, अब हमको इस लफड़े में पड़ना नहीं, निकल आए इस भवन से बस बहुत है, अब जैसे उपन्यास है वैसे रहने दीजिए। तो वैसे ही है। मैं आपको बताऊं इस उपन्यास को लिखने में मुझे 2.5 महीने लगे थे। उन दिनों मैं बेरोजगार था और नवा टाइम्स बंद हो गया था, तो सब लोग सड़क पर आ गए थे। तो मैं दिन भर सोता था, रात भर लिखता था। और हुआ है कि एक नाटक देखने में गया, खाना बदोश एक नाटक है, अजीत कौर की आत्मकथा है खाना बदोश। वो नाटक देवेंद्र राज अंकुर हैं, दिल्ली के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और कहानियों पर ही वो काम करते हैं, कहानियों को ही रूपांतर करके उसको डायरेक्ट करते हैं। थिएटर करते हैं, थिएटर के बड़े नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट भी रहे और वहाँ डायरेक्टर भी रहे, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो लखनऊ आए थे, खाना बदोश नाटक, अजीत कौर एक पंजाबी की लेखिका, उनकी आत्मकथा है खाना बदोश, बहुत शानदार आत्मकथा है और बहुत ईमानदार आत्मकथा है। तो वो नाटक देख के जब मैं लौटा तो उसमें देवेंद्र राज अंकुर की भी कुछ गड़बड़ियां थी, तमाम सारी चीज। वो देखते देखते मैं नाटक की समीक्षा की सोच रहा था, लिखते लिखते अचानक फिर उस खाना बदोश में जो गड़बड़ियां थी, मुझे लगा कि ये गड़बड़ियां तो हमारे जीवन में भी हैं। और फिर वो खाना बदोश नाटक की समीक्षा लिखते लिखते, अच्छा उस खाना बदोश नाटक की जो अभिनेत्री थी, नायिका थी, हेमा सहाय। हेमा सहाय रघुवीर सहाय जो कवि हैं, पत्रकार हैं, उनकी बेटी है। तो इसलिए भी गए थे। हेमा सहाय के चाचा एक विजय वीर सहाय हमारे कुलीग रहे हैं लखनऊ में, तो उन्होंने स्पेशली कहा था कि आइएगा और लिखिएगा जरूर, हमारी भतीजी आ रही। अच्छा हेमा को मैं तब से जानता था जब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ती थी, तब मैं दिल्ली में ही था जनसत्ता में, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रेगुलर जाता था। तो हेमा सहाय थी और ये शरद जोशी की बेटी थी वाना इरफान जोशी, और तमाम सारे और लोग थे। उस वक्त BM साहब वहाँ डायरेक्टर हुआ करते थे। देवेंद्र राज अंकुर से मेरी गोरखपुर में एक बार नाटक लेकर आए थे, मैं विद्यार्थी था तब परिचय हुआ था, फिर गोरखपुर दिल्ली में मैं मिलने लगा। तो थिएटर से भी मैं जुड़ा रहा, मतलब बतौर समीक्षक, बतौर दर्शक। तो वो नाटक देखे आए तो लिखने लगा मैं। तो हेमा को भी मतलब मिलना था। हेमा के पति जो है वागीश सिंह, वो भी उसमें एक्टर थे। वागीश सिंह की गड़बड़ी ये थी कि एक मनोहर सिंह बहुत बड़े एक्टर हुए हैं, उन्हीं को फॉलो करते थे। बाद में नाटक के बाद मैंने पूछा भी कि ये बताइए कि आप में तो मनोहर सिंह पूछते रहते हैं, तो बोले हाँ पता नहीं क्यों आ जाते हैं मनोहर सिंह, उनकी डायलॉग डिलीवरी सब मनोहर सिंह जैसी थी। तो लिखते लिखते अपने आप जब पढ़ेंगे तो थिएटर से ही शुरू होता है। और बाद में मैंने उसको एक
रूपक की तरह, मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया कि जिंदगी हमारी थिएटर है और जुडिशरी उससे बड़ी थिएटर। उसको हमने इस तरह से, फिर थिएटर से ही शुरू होता उपन्यास, और वो नाटक खाना बदोश, उसमें जिक्र है बाकायदा देवेंद्र आजमपुर का, खाना, उन लोगों का नाम लिया हमने खाना बदोश का लिखते लिखते। और फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के जिलों में पहुंच जाता हूँ, फिर वहां से होते हुए फिर तमाम नाटक की चीजें होते होते फिर अखबार आता है, फिर उसमें पॉलिटिकल चीजें भी तमाम आती हैं, तमाम कविताओं का भी, उसमें कविताओं का भी बहुत ज्यादा जिक्र है, कवि सम्मेलनों का बहुत ज्यादा जिक्र है, तो एक सोशियो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं उपन्यास। उसमें रोमांस भी बहुत है। कुछ लोगों ने इस उपन्यास को अश्लील भी बताया, नहीं कुछ पाए तो लोग अश्लील बताने लगे। तमाम सारी कहानियां हुई, तमाम सारे लोग हुए, और इसमें ठीक है बहुत सारे देह युद्ध हैं इसमें, जैसे अपने अपने में देह युद्ध भी। वही तो कह रहा हूँ, वो अरुण शर्मा जो हमारे प्रकाशक थे जनवाड़ी प्रकाशन के, अब तो उनका निधन हो गया 1.5 साल पहले, तो कहते थे बताओ यहाँ रोज जादू है नशा, जिस फिल्म का वो ट्रेलर देखते थे कहते थे जादू है नशा है यहाँ रोज चल रहा है, और हमारे अपने लोग मुकदमा कर देते हैं, तो मजा लेते थे वो। तो उसमें बहुत सारे मेटाफर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नंगी सच्चाइयां हैं। उसमें प्रेम भी है, देह प्रसंग भी है, न्यायालय लेकिन उसका सबसे बड़ा अभिन्न अंग है। उसमें पत्रकारिता का भी नरक बहुत तेजी से है, मतलब जो नरक प्रिंट मीडिया में था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसका नरक जो है मैं समझता हूँ कि 100 गुना ज्यादा हो गया है। कैसे खबरें मैनेज की जाती हैं, कैसे खबरें इधर से उधर उलट पुलट की जाती हैं, कैसे फर्जी खबरें प्लांट की जाती हैं, कैसे कैसे लोगों को मतलब इधर से उधर किया था, और एक खबर के आधार पर पता नहीं क्या क्या चीजें, उससे पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो खबरों को कैसे ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और पत्रकार मैं कहूँ कि इस्तेमाल की चीज बन के रह जाता, आज भी है तब भी था। देखिए कोई खबर देता, हम अपनी बात ही कर रहे हैं, कोई किसी पत्रकार को खबर देता है ना, मुफ्त में नहीं देता, उसके कहीं कहीं कोई स्वार्थ जुड़े होते हैं, तब वो देता है, नहीं तो नहीं देता है। और उतना ही देता है जितना देना चाहिए उसको, और उसके बाद मुंह मोड़ लेता है। मैं बताऊं, एक अभी एक दिन आपको मैंने रविवार पत्रिका का जिक्र किया था हरशंकर तिवारी के प्रसंग में, एक रिपोर्ट अभी भी है, जीवित पत्रकार है शैलेश, वो अमृत प्रभात में थे इन दोनों, उन दोनों यहाँ। एक वन मंत्री थे, कांग्रेस रिजिम की बात है, अजीत सिंह प्रतापगढ़ के थे। उनको किसी ने खबर दी और खबर उनको बड़ी लगी, तो उन्होंने रविवार में आज स्पेशल रिपोर्ट उस खबर को लिखा। वन विभाग की खबर थी, वन मंत्री थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह के खिलाफ वो खबर गलत थी, फोटो कॉपी दी थी किसी ने, और वो फर्जी फोटो कॉपी थी। अब अजीत सिंह ने मुकदमा कर दिया रविवार पत्रिका पे, और तमाम सारे फैक्ट्स उसमें गलत थे। शैलेश की गलती ये थी कि उन्होंने फैक्ट्स रीचेक नहीं किए। अब जब मुकदमा हुआ तो उन्होंने भी क्रिमिनल कंटेंट फाइल किया, और कलकत्ते से सुरेंद्र प्रताप सिंह संपादक जो थे एसपी सिंह जी के नाम से हम जानते, उनको आना पड़ता था। अब उस पर शैलेश भी जान गया कि रिपोर्ट तो गलत हो गई है, लेकिन वो करते क्या थे कि जिस दिन तारीख लगती थी उस तारीख पर अमृत प्रभात में खबर लिख देते थे कि आज इस मामले की पेशी हुई, और ऐसे ऐसे ये मामला अखबार ने, मैगजीन ने छापा था, और उसके मुकदमे में ये कार्रवाई। महीने में 2 बार 3 बार जब तारीख जब भी लगती थी वो खबर रिपीट कर देते थे कि रविवार पत्रिका ने ये रिपोर्ट छापी। अजीत सिंह प्रसाद, अच्छा रविवार कलकत्ते से छपती थी पत्रिका थी, हफ्ते में 1 बार आती थी, एक ही अंक में खबर छपी। वो प्रतापगढ़ तक गई भी नहीं, उनके कंस्टिट्यूंसी तक, या 2-4-10 लोगों ने पढ़ ली होगी, या लखनऊ में भी मान लिया 200-400 लोगों ने पढ़ लिया होगा, इससे ज्यादा नहीं। अमृत प्रभात चूंकि दैनिक अखबार था, उनके प्रतापगढ़ तक भी जाता था, और लखनऊ में भी हजारों में लोग पढ़ते थे, तो अजीत सिंह की बड़ी बदनामी हो जाती थी। अंत में एक दिन अजीत सिंह ने शैलेश को बुलाया और कहा कि क्या चाहते हैं आप, क्यों रोज रोज अखबार में? उन्होंने कहा हम कुछ नया तो छाप नहीं, आपके मुकदमे की डिटेल छापते हैं। तो अजीत सिंह प्रसाद उनका क्या चाहते हैं आप ये बताइए। उन्होंने कहा आप मुकदमा वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा आपने खबर तो गलत लिखी। उन्होंने कहा खबर तो हमने गलत लिखी, मुकदमा हम झेलेंगे, लेकिन अगर आप हमसे पूछ रहे हैं क्या चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ मुकदमा वापस ले लीजिए। अजीत सिंह ने बिना शर्त मुकदमा वापस ले लिया। क्योंकि रोज रोज देखिए अखबार में कैसे, अच्छा वन विभाग में जिसने खबर दी थी उसने अपने स्वार्थ में खबर दी थी, गलत खबर दी थी। इसीलिए किसी भी रिपोर्टर को इस्तेमाल तो उसको होना है। देखिए बीपी सिंह एक प्राइम मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, कॉमर्स मिनिस्टर, बहुत सारे कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे, बहुत सारी चीजें रहे। वो बहुत अच्छे कवि भी रहे हैं बीपी सिंह, लोग बहुत कम लोग जानते हैं।
उनकी एक कविता है लिफाफा, बहुत छोटी कविता है। वो लिखते हैं कि पैगाम उनका, शीशे का लिफाफा सोचिए, पैगाम उनका, पता तुम्हारा, बीच में फाड़ा मैं ही जाऊंगा। तो लिफाफा पत्रकार की भी हैसियत लिफाफे की ही है। एक आदमी खबर देता है, दूसरा खबर को एंजॉय करता है, और तीसरे के खिलाफ खबर खड़ी हो जाती है। कई बार खबर सही भी होती है, कई बार खबर आजकल देखिए लोग देना भूल गए हैं खबर। अब आजकल कहीं एक्सक्लूसिव खबर नहीं आती, आजकल तो स्टिंग भी नहीं कहीं आ रहा है। आप देखिए ना, स्टिंग भी लोग जबरदस्ती करवाते थे। ये सब स्टिंग का सिलसिला कैसे शुरू हुआ बताऊं आपको मैं। अर्जुन सिंह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे, उन्होंने तहलका के जो क्या नाम उनका, तहलका का तरुण तेजपाल, तरुण तेजपाल, और एक क्या नाम, एक बंगाली था, दोनों को खड़ा बंगाली, किया। हाँ? बंगाली का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर तहलका के मेन थे तरुण तेजपाल। तहलका एनजीओ था सोचिए, और उस एनजीओ को अर्जुन सिंह पैसा देते थे, और अर्जुन सिंह ने ही वो जो जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ और तमाम और बंगारू लक्ष्मण का स्टिंग करवाया। वो स्टिंग फर्जी स्टिंग था, वो कोई कंपनी नहीं थी, कोई सौदा नहीं था, ये फर्जी करके सिर्फ फंसाने के लिए लगे थे। किसी तरह की स्टिंग आने लगे, तो अर्जुन सिंह का उसमें इंटरेस्ट था भाजपा को डैमेज करने का। इसी तरह एक और सब मोहम्मदन था, मैं भूल रहा हूँ, तमाम लोग की स्टिंग एक्टरों के करता था, राजेश खन्ना तक उसने स्टिंग की थी, लड़कियों लड़कियां लेके जाता था तो उसकी स्टिंग करता था। तमाम जो एक एक्टर है ना शक्ति, क्या वो जो विलन बनता था गोविंदा के साथ, शक्ति कपूर, उसकी स्टिंग की, तमाम लोगों की स्टिंग किया। उसने सबको ब्लैकमेल करता था, खुद अपनी बीबी की हत्या में जेल चला गया। तो ये स्टिंग स्टिंग या तमाम एक्सक्लूसिव खबरें खत्म हो गई। अब आज देखिए ना कि आडवाणी को सब जानते थे, मैं खुद जानता था, और मैं लिखने से बच रहा था। मैं मान रहा था कि कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया है वो सिर्फ नीतीश को तोड़ने का बहाना देने के लिए दिया गया। असली भारत रत्न आज लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया। अब उनको नीतीश कुमार तोड़ना था, कर्पूरी ठाकुर को दिया। अब आज उसको कवर करने के लिए, जाति जनगणना को कवर करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी को दे दिया गया। अब एक तीर से दो निशान हो गए। लालकृष्ण आडवाणी बार बार, ये लालकृष्ण आडवाणी नहीं जा रहा है अयोध्या, मुरली मनोहर जोशी नहीं, ये जो कहा था ना, वो सब पे पानी डाल दिया मोदी ने। लालकृष्ण आडवाणी की बात सुने। बहरहाल हम लोग फिर लौटे अपने अपनी पर। अपने अपनी के साथ हुआ, जब वो मुकदमा हुआ, मुकदमा खत्म हुआ, तो उस पर मैंने फिर एक संस्मरण लिखा, गुजिस्ता अपने अपने युद्ध। और अपने अपने में इतने सारे प्रसंग हैं जुडिशरी के, इतने, उसमें बहुत सारे लोग आते थे जो अदालतों में, और जिस तरह से चीजें तय, हमसे राजेंद्र यादव अक्सर कहते थे कि पांडे जी एक अपने अपनी और लिखना चाहिए जिस पर सिर्फ जुडिशरी पे एक और करना चाहिए। आईबी सिंह जो एडवोकेट है, हमारे मित्र हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं, तो अदालतें बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं, आपको एक और उपन्यास इस पर लिखना चाहिए, इससे मोटा उपन्यास लिखना चाहिए। और मैं लगातार सोच रहा हूँ और तथ्यों को बटोर रहा हूँ, क्योंकि देखिए उपन्यास हो या कहानी हो, मैं कैरेक्टर्स को एडॉप्ट करता हूँ, कल्पना मतलब काल्पनिक कैरेक्टर में रखता नहीं। और अदालतें इतनी ज्यादा इस वक्त बिगड़ गई है, और पॉलिटिकली इतनी ज्यादा बिगड़ गई है, पॉलिटिकली है टूर बन गई है अदालतें, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोअर जुडिशरी हो, चाहे हाई कोर्ट हो। और वकील सब के सब रैकेटियर हो गए हैं, ये जजेस सब रैकेटियर हो गए, सब किसी न किसी पक्ष से, मतलब जज को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन कहाँ है निष्पक्ष जज? हमारे यहाँ नहीं है, बहुत रेयर 1-2%। कानून नहीं जानते हैं लोग, जजेस तमाम सारे कानून नहीं जानते। सोचिए वकीलों की जो प्रेयर होती है उसी पे ऑर्डर लिखवा देते, बाकी चीजों पर आते नहीं हो, जहां पैसा तय होता है। अब सोचिए बीपी सिंह, जस्टिस बीपी सिंह की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से फेरा में एलएम थापर को छोड़ा, इसी तरह तमाम लोगों को छोड़ते जा रहे हैं, धकाधक छोड़ते जा रहे हैं। क्यों भाई? अच्छा, उसके पहले ये अतीक मुख्तार या तमाम और सारे अपराधी थे, तो पुलिस जल्दी पकड़ती नहीं किसी को, और पुलिस पकड़ती भी है तो आप उसको जमानत देके छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं भाई? उसको बरी भी कर देते हैं आप। इतना लंबा प्रोसीडिंग आप रखते हैं तो कैसे कोई करेगा? 20-20 साल, 25-25 साल तो कोई गवाह खड़ा होगा। अच्छा, गवाह नहीं जाता है कोर्ट तो आप उसको नॉन बेलेबल वारंट भेज देते हैं, बंद कर देते हैं। ये क्या तरीका है? जजेस बहुत करप्ट हो गए, बहुत भ्रष्ट हो गए। देखिए क्या है ना कि हमारे यहाँ तीन, जो कहते हैं ना 4 खंबे हैं लोकतंत्र के, 4 नहीं है, 3 ही खंबे हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये जो मीडिया है वो चौथा खंबा नहीं, संविधान में उसका कहीं जिक्र नहीं। तो कार्यपालिका हमारी भ्रष्ट, न्यायपालिका हमारी भ्रष्ट, विधायिका तो है ही है भ्रष्ट, क्या कर लेंगे आप? तो अच्छा, न्यायपालिका जो है किडनी है हमारी, किडनी ही जब खराब हो जाएगी
तो कोई करेगा क्या? हमें अफसोस इस बात अपने तो लिखते वक्त मुझे ये भी बार बार ध्यान था, और मैं लगातार सोच रहा हूँ कि फिर एक न्यायपालिका को केंद्रित करके को उपन्यास लिखूं। न्यायपालिका हमारी करप्ट हो चुकी है। एक मैं जब पढ़ता था तो एक पढ़ता था कि किसी भी देश में सेना से भी ज्यादा जरूरी है न्यायपालिका। मैं पूछता हूँ क्या ये यही न्यायपालिका जो बेल पालिका में तब्दील है? अरे अब जाइए, मर्डर कीजिए, डकैती कीजिए, फ्रॉड कीजिए, आपको बेल फटाक से मिलेगी। बलात्कार कीजिए, आपको फटाक से बेल मिलेगी। और एक गरीब आदमी, एक ईमानदार आदमी जाता है अदालतों में लड़ने, लड़ कहाँ पाता है? वकीलों के पास फीस नहीं होती है। मेरे एक मित्र है IAS अफसर हरीशचंद्र गुप्ता, डेड ऑनेस्ट। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो कोयला घोटाला हुआ था, तो दो मंत्री हटाए गए। शिबू सोरेन तो कोयला घोटाले में गए थे, एक जायसवाल थे, और दो मंत्री कोयला हटाए गए। अंदर मनमोहन सिंह ने कोयला मंत्रालय अपने पास रख लिया। उस वक्त कोयला सचिव थे हरीशचंद्र गुप्ता, और डेड ऑनेस्ट। यहाँ लखनऊ में है, होम सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। उस वक्त होम रोज में जाता था, मिलते थे। एक पैसे की कोई चाय उनको नहीं पिला सकता था, एक पैसे का कोई पान नहीं खिला सकता था। कोयला मिनिस्ट्री में क्या हुआ कि जब वो सचिव थे, और सचिव एक बड़ा अफसर होता है भारत सरकार का, यूपी में आकर चीफ सेक्रेटरी हो जाता है। मनमोहन सिंह के एक फोन पर उन्होंने एक फाइल पर दस्तखत कर दी, ऑर्डर जारी कर दिया। उन्होंने गलती यह की कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी को कायल थे, फाइल पर काउंटर साइन मनमोहन सिंह के नहीं लिए। अब जब कोयला घोटाले की जांच पड़ताल शुरू हुई, मुकदमा शुरू हुआ, तो फाइल पे दस्तखत हरीशचंद्र गुप्ता के। पूरी IAS लॉ भी जानती थी, IPS लॉ भी जानती थी, हरीशचंद्र गुप्ता जैसा ईमानदार अफसर मिलना कठिन है। लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ, चार्जशीट हुई, क्योंकि फाइल पर उनके दस्तखत थे। हरीशचंद्र गुप्ता एक बार अदालत में रो पड़े। उन्होंने जजों से कहा कि जो भी सजा देनी हो मुझे दे दीजिए, क्योंकि फाइल पर मेरे दस्तखत है, घोटाला हो गया है। मेरी गलती थी कि प्राइम मिनिस्टर से मैं दस्तखत नहीं ले पाया, और मुझे सजा होनी, जो सजा देनी हो मुझे सजा दे दीजिए। तो जज ने कहा कि प्रोसीजर तो पूरा होने दीजिए, इतनी जल्दी क्या है? तो कहा जल्दी इसलिए है कि मेरे पास वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं है, फीस कहां से दूं मैं? सोचिए, एक IAS अफसर कह रहा है कि साहब मेरे पास वकीलों को फीस देने के लिए नहीं, क्योंकि वकील इतनी ज्यादा फीस लेते हैं। कह रहा हूँ कपिल सिब्बल टाइप या प्रशांत भूषण टाइप वकील जो है ना, तमाम सारे, ये सब आधे घंटे की बहस के 30 लाख 40 लाख 50 लाख जो जैसा क्लाइंट मिले खींच लेते हैं। और ये लोग कहां से देते हैं? अभी देखिए ना, अभी हेमंत सोरेन गया जेल, सुप्रीम कोर्ट चला गया जेल जाने के पहले, कम से कम 1 करोड़ रुपए उसने खर्च किए। हाईकोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, क्या बिना पैसे के 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए एडवांस रखवा लेते हैं ये वकील साहब लोग, तब फिर बात करते हैं। कहां से दे रहा है पैसे? ये जाहिर कमाए हुए हैं। इन्हीं भ्रष्ट लोगों के वकील हैं, बहुत कम वकील हैं। अब सोचिए कि सहारा का मुकदमा फाइनल ना हो, उसके लिए भी कुछ वकील, प्रशांत भूषण जैसा ईमानदार बंदा, बहुत बेईमान आदमी, इसने भी एक जूठा अपना पाव लगा दिया ताकि केस पेंडिंग होता रहे, लटकता रहे बस। तो कई बार गुरुजी, मैं आपको जरा इंटरप्ट कर रहा हूं। आज हमारी 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और ना इधर नेटवर्क मुझे कुछ परेशान कर रहा है। नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही है। तो आज हम इस चर्चा को यहां समाप्त करेंगे, और अगले एपिसोड में इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगले एपिसोड में आपसे बहुत सारी अन्य बातें करनी है। तो आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। 1.5 घंटा का हमारा आज की बातचीत हो चुकी है। अगले एपिसोड में सर और बहुत सारी चर्चाएं हैं। एक और बड़ा मजेदार विषय है कि कल्याण सिंह जी के रिजीम में जो कुसुम राय एपिसोड हुआ है, उस पे पब्लिक बहुत जानना चाहती है कि आखिर क्या हुआ था। वो हम अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। सर आज के लिए इतना ही। ठीक बात है, अच्छी बात है। नमस्कार। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में सर फिर से मिलते हैं। प्रणाम। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे दयानंद पांडे जी। इनके साथ यूं ही बातचीत हमारी जारी रहेगी अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।